वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से एक विशेष वीडियो लेके अपने चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह में आपका सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि अप्रैल और मई के एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट को मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो का हमारे शेयर बाजार पे क्या असर रहता है, एक विशेष जानकारी भरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले मेरी आप लोगों से विनती है कि अगर आपने मेरा ये चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह को अभी तक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो कृपया उसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि मुझे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए इंसाइट और प्रोत्साहन मिलता रहे। और साथ ही में बेल आइकॉन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। मार्च अप्रैल और मई एस्ट्रोलॉजिकली बड़ा हैवी वीक था, हैवी मंथ से। और इन मंथ्स में जो आसमान में चेंजेस हो रहे हैं, जैसे 6 प्लेनेट पीसीज के अंदर आए थे, तो मैंने अपने वीडियो में बताया था कि पूरे विश्व के अंदर जगह जगह पे भूकंप आ सकता है, सुनामी आ सकती है, पानी के अंदर दुर्घटनाएं घट सकती है। और म्यांमार के अंदर, थाईलैंड में एक भीषण भूकंप हमने देखा। म्यांमार में भूकंप के बाद जमीन में से पानी निकल के बाढ़ की स्थिति बन गई है। ऐसी विचित्र घटनाएं अगर हम एस्ट्रोलॉजी के आधार पे फिजिकल वर्ल्ड में देख रहे हैं तो इसका फाइनेंशियल वर्ल्ड पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता होगा। इसी को हम डिटेल में आज डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हिंदू नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। चैत्र मास का पहला दिन, चैत्र नवरात्रे की पहली नवरात्रे। माँ शैलपुत्री आप सभी की रक्षा करे, आप सभी का घर धन धन से भरे। इसी कामना के साथ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप सभी और भारत के समस्त सनातन बंधुओं के ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें, क्योंकि ये वर्ष आने वाले आने वाला समय भारत के सनातन धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है। और भारत का पुनरुत्थान होगा और भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर होगा। ऐसा क्यों होने वाला है, ये हम आगे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करें। इस वीडियो का टॉपिक है वी टेस्टेड वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉर स्टॉक मार्केट इनसाइड, हियर इज व्हाट वर्क्स एस्ट्रोलॉजिकली इन अप्रैल एंड मई 2025। पीसीस के अंदर अभी अभी 29 तारीख यानी कल और आज भी 6 ग्रहों का जमावड़ा है। ये 6 प्लेनेट मीन राशि में से सामने कन्या राशि में बैठे केतु को डायरेक्ट दृष्टि से देख रहे हैं। और उस केतु के ऊपर मंगल और गुरु की भी दृष्टि है। ऐसा विलक्षण संयोग कि किसी एक ग्रह को बचे हुए 8 प्लेनेट एक ही समय में देख रहे हो, मेरे को ऐसा लगता है शायद हजारों वर्षों में एक बार होता होगा। और ये हजारों वर्षों के अंदर एक रेनिसेंस का टाइम है, एक समझिए आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। और ट्रांसफॉर्मेशन किस किस दृष्टि से होगी कि केतु क्या है, केतु धर्म ध्वजा है, सनातन धर्म का पुनरुत्थान इस ट्रांजिट की एक विशेष खास बात है। और इस बात के लिए आप लोग आज से कुछ सालों बाद मुझे याद करेंगे कि मैंने आपको इस दिन इस वीडियो में ये बात बताई। हमेशा ट्रांजिट ट्रांजिट जो आसमान में चांद सितारे जो अपनी ग्रह और चाल बदलते हैं, वो अपने जब बदलने वाले होते हैं तो अपने टाइम से कुछ पहले से आभास देने लगते हैं कि यार वो किस तरह का इफेक्ट देंगे। ये इफेक्ट क्या आ रहा है? ये इफेक्ट आ रहा है जैसे महाकुंभ के अंदर 65 करोड़ 66 करोड़ हिंदुओं ने स्नान किया। पीसीज में हो रहा है ना, तो सब लोग डिप्स लेंगे पानी के अंदर। पीसीज के अंदर मछलियों का संगम है, वो एक दूसरे के पीछे गोल 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 घूम रही है।
और प्रयागराज क्या है? तीर्थराज प्रयाग, गंगा जमुना और सरस्वती का संगम। तो ये जो घटनाक्रम हुआ, ये इस ट्रांजिट का पूर्वाभास दे रहा है कि हमारे देश के अंदर सनातन धर्म, जो कि पिछले कई सैकड़ों सालों से बैक फुट पे था, वो अब फ्रंट फुट पे आ जाए। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत के लाभ भाव में मीन राशि और लाभ भाव के अंदर बैठे ये प्लेनेट उसके धर्म भाव फिफ्थ हाउस के केतु को देख रहे हैं। लेकिन ये घटनाक्रम केतु को ऑल अक्रॉस वर्ल्ड देखा जा रहा है। ऑल अक्रॉस वर्ल्ड अगर हम इसको देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, यहूदी और अनेक धर्मों के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन की घटनाक्रम सामने को देखने को मिल रही है। लेकिन हम हमारा फोकस धार्मिक से ज्यादा फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर इस ट्रांजिट्स का क्या असर रहेगा। दोस्तों, कल एक सूर्य ग्रहण था। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब राहु सूरज को डस लेते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है, और चंद्रमा के कारण चंद्रमा की शैडो अर्थ पे पड़ती है और उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। और उसके कारण हमें ये सूर्य ग्रहण भारत में तो दिख नहीं रहा था, लेकिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप के हिस्सों में दिख रहा था। और वहां पे ये डेविल्स हॉर्न, समुद्र के अंदर सूरज के चंद्रमा के ढके होने के कारण ये डेविल हॉर्न की फॉर्मेशन हुई। और ये एक विचित्र संयोग है। और वैसे तो सारे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ऑमनस साइन माना गया है, और इसको ऐतिहासिक रूप से हजारों सालों से हमारे मैनकाइंड ने इसको समझ लिया था कि यार ये जब भी होते हैं तब हमारे धरती पे बहुत उथल पुथल होती है। और वही हम सामने देख रहे हैं कि हम इस समय भी पूरी धरती के ऊपर उथल पुथल का माहौल है। कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं पानी के अंदर जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। हूतीज ने अमेरिका के सबसे बड़े विमानवाहक पोत के ऊपर मिसाइल से हमला किया। मिस्र, इजिप्ट, इजिप्ट में रेड सी के अंदर एक टूरिस्ट पनडुब्बी पानी में एक्सीडेंट हुई। अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर कई लोगों की मौत हो गई। ये लोग समुद्र के नीचे पर्यटन करने के लिए, कोरल रीफ को देखने के लिए उस पनडुब्बी में जा रहे थे, और ये दुर्घटना उस समय घटी। म्यांमार में भूकंप के बाद जमीन में से पानी निकल रहा है और कई शहर जलमग्न हो गए। और इस फिनोमिना के बाद हमें ये कोई शक नहीं रहता है कि ये एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स पूरे विश्व पे अफेक्ट करते हैं, और इसके चलते फाइनेंशियल मार्केट पे भी इनका असर रहता है। एस्ट्रोलॉजी इज ए बिग बैट, विल इट शेप द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस? यस। दोस्तों, एक बहुत फेमस कोट है जेपी मॉर्गन की, कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट नीडेड बाय मिलियनर्स, इट इज नीडेड, इट इज एसेंशियल टूल फॉर बिलियनर्स। दुनिया में जितने रिच रिच लोग हैं, वो एडमिट करें या न करें, एस्ट्रोलॉजी और डिवाइन इंटरवेंशंस के ऊपर विश्वास करते हैं। उसका सबसे क्लासिक एग्जांपल भारत में रिलायंस ग्रुप के मालिक अनिल और मुकेश अंबानी, उनका परिवार जिस तरह से भगवान की शरण में रहता है, और उसको देख के उनको इस इस हिंदू सनातन धर्म की महिमा का आसानी से लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा पूरे विश्व के अंदर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर विश्वास करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। लीजेंडरी ट्रेडर जिसने सबसे ज्यादा पैसे बाजार में कमाए, डब्ल्यू डी गेन, वो एस्ट्रोलॉजी के बहुत बड़े
समर्थक थे। उनका जो ट्रेडिंग सिस्टम है, गेन सिस्टम ऑफ द ट्रेडिंग, जिसमें वो टाइम साइकिल को फोकस करते हैं, वो हिंदू एस्ट्रोलॉजी के सर्वतोभद्र चक्र से काफी ज्यादा मिलता जुलता। एंशियंट टाइम से ही एस्ट्रोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती रही है। रॉयल कोर्ट्स में ले लो, या ट्रेड रूट्स के ऊपर ले लो, या एग्रीकल्चर की प्लानिंग ले लो, ये सब लूनर साइकिल के बेस पे ही हमारे पूरे विश्व में की जाती थी, नॉट ओनली इन इंडिया। अप्रैल मई में क्या बड़े परिवर्तन होंगे? सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है, जो कि ऑलरेडी हो चुका कल रात को 11 बजे, 29 मार्च को 11 बजे सैटर्न ने एक्वेरियस से पीसीज के अंदर ट्रांजिट कर लिया। कुंभ राशि से, कुंभ राशि जो कि शनि की खुद की राशि थी, उससे वो गुरु की राशि मीन में ट्रांजिट किया। ये ट्रांजिट 2.5 साल के बाद होता है, और अगले 2.5 साल तक के लिए इसी भाव के अंदर रहेंगे। और ये एक बहुत बड़ा चेंज है। क्यों? क्योंकि जो सैटर्न के जो चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस हमेशा लॉन्ग टर्म चेंजेस करते हैं। दूसरा बड़ा लॉन्ग टर्म चेंज क्या है? नेपच्यून। नेपच्यून आउटर प्लेनेट। आउटर प्लेनेट कौन से? नेपच्यून, यूरेनस एंड प्लूटो। ये प्लेनेट ह्यूमन लाइफ को उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करते। मुंडेन एंड फाइनेंशियल मार्केट, कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी साइकिल्स इसको बहुत ज्यादा करते हैं। ये नेपच्यून एरीज में आ गया है, और ये मार्केट में बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव मूव्स एंड इल्यूजन्स क्रिएट करेगा। इल्यूजन एंड स्पेकुलेशन को जैसे ही आप नेपच्यून के कारण जैसे ही अपन इल्यूजन इल्यूजन और स्पेकुलेशन को फोकस करते हैं, तो हमें राहु याद आता है, जो कि अगले महीने 18 मई को अपनी राशि चेंज करेगा, जो इस समय मीन राशि के अंदर है, और वहां से निकल के अपनी खुद की ओनर है वो एक्वेरियस का, अपनी शनि की राशि के अंदर कुंभ में ट्रांजिट करेगा। ये दोनों ट्रांजिट है ना, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए बहुत उतार चढ़ाव लाने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जो कि टेक्निकल चार्ट भी ऐसा कहता है कि ये एक अगली बुल रन के लिए तैयार है। तो इसको हमें फोकस करना है कि क्रिप्टो, इंटरनेट और इंटरनेट रिलेटेड जो भी स्पेकुलेटिव स्टॉक्स हैं, उनमें इनका क्या फर्क पड़ता है। 6 प्लेनेट कंजंक्शन रेयर कंजंक्शन है पीसीस पे। इस पे मैंने एक हमारे चैनल पे एक विशेष डिटेल वीडियो बना के डाला हुआ है ऑलरेडी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस चैनल, उस वीडियो को देखें। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, और उसके अंदर हमने 6 प्लेनेट जो एक साथ इकट्ठे हुए हैं, उसके कारण पूरे विश्व में और भारत की विशेषकर आर्थिक स्थिति पे क्या फर्क पड़ेगा, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। उसके अलावा 14 मार्च और 29 मार्च को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी हुए। तो मतलब हम क्या है, बारवा बारवा जो हाउस होता है, या बारवा जो राशि है जिसको मीन राशि कहा जाता है, ये इमोशन की राशि है। और इमोशन के साथ साथ ये मोक्ष की राशि है, संन्यास की राशि है। और फर्स्ट राशि क्या है? एक न्यू बिगनिंग दिखाती है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज हो चुकी है, वो इस राशि में आके ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। 12th हाउस के अंदर, 12th हाउस मीन राशि के अंदर 6 प्लेनेट इकट्ठे हैं, और ये जैसे जैसे एरीज की तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि 14 अप्रैल को सूर्य अपनी एरीज एरीज है ना, मेष राशि के अंदर प्रवेश करेगा, जो कि उसकी उच्च की राशि है। तो मुझे ऐसा लगता है 14 तारीख के बाद गवर्नमेंट अपना पावर बढ़ेगी। क्यों? सूरज है ना, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सूरज क्या है? सौरमंडल का राजा है, किंग है। और किंग क्या होता है? जो अर्थ के मैटर के अंदर हम इसको डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, या कहीं पे राजशाही है तो राजा, या कहीं पे डिक्टेटर्स है तो डिक्टेटरशिप को इज डिनोटेड बाय द किंग। और किंग के अंदर अभी अभी ताजा ताजा एक ग्रहण लगा है, और उसके बाद वो गुरु के पास है। तो गुरु क्या करता है? गुरु की राशि में है, पीसीज में, जहां पे ऑलरेडी
6 प्लेनेट है। तो सूरज है ना, राजा है ना, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा वहां। क्यों नहीं फील कर रहा है? उसके चारों तरफ दाएं बाएं सब कुछ है, और सबसे बड़ी बात है उसका खुद का पुत्र शनि वहां आ गया है। सूरज और शनि में बाप बेटे का रिश्ता है, दोनों एक दूसरे को के दुश्मन तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे को के साथ में कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं। और क्योंकि सूरज छाया का पुत्र है, जो कि सॉरी, शनि छाया का पुत्र है, और वो आम जनता को, कॉमन पॉपुलेशन को, गरीब, अ, मजदूर, इस तरह के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सूरज राजशाही राजा है। और सूरज का पुत्र बुध, बुध भी यहीं पे है। दैत्यों के गुरु शुक्र, शुक्र भी मीन राशि के अंदर है। तो और शुक्र जो मीन राशि में है, और उधर बृहस्पति किस राशि में है? बृहस्पति इस समय 2 नंबर के अंदर है। 2 नंबर किसकी राशि है? 2 नंबर वृष राशि है, जो कि शुक्र की राशि है। तो टेक्निकली बृहस्पति और इधर शुक्र एक दूसरे के साथ राशि एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है मीन राशि पे गुरु का भी असर आ रहा है। तो 6 प्लेनेट ऑलरेडी है, गुरु वहां पे को ओनरशिप या एक्सचेंज के कारण वहां पे अपना इन्फ्लुएंस ला रहे हैं। तो बेचारे राजा को लग रहा है यार ये सब इस ओवर क्राउडेड हो गया है, ओवर क्राउडेड हो गया है। तो ऑल अक्रॉस वर्ल्ड जितनी भी गवर्नमेंट है, वो कोई भी डिसीजन को एक दिशा में नहीं ले जा पा रही है। उसका क्लासिकल एग्जांपल है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं? रोज सुबह कहते हैं कि मैं टैरिफ लगा रहा हूँ, शाम को कहते हैं कि ये टैरिफ पोस्टपोन कर दिया, नहीं मैं वापस टैरिफ लगाऊंगा, और उस टैरिफ के बाद में, लगाने के बाद मैं उसको निगोशिएट करूंगा। तो ये राजा का नेचर ऐसा नहीं होता है, जो डिसीजन लिया वो ले लिया, उसके अंदर इफ्स एंड बट्स एंड निगोशिएशंस की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये मीन राशि में हो रहा है। मीन राशि में हो रहा है, तो राजा यहाँ पे बहुत पजल्ड है। क्यों पजल्ड है? क्योंकि मीन राशि एक इमोशनल वाटर वाटर बेस्ड राशि है, और वाटर के अंदर वाटर, पानी, इमोशन, मून इम्पैक्ट, ये सारी चीजें प्लस आप उसके अंदर सूर्य ग्रहण भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें मिलके गवर्नमेंट और राजशाही दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। अब अपन आते हैं अगले सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट जो अप्रैल अप्रैल में होना है, वो है मंगल। मंगल क्या करने वाले? मंगल इस समय मिथुन राशि के अंदर है, और मिथुन राशि से वो 3 तारीख को दूसरी बार कैंसर में जा रहे हैं। पहले एक बार कैंसर में जा चुके हैं, कैंसर से रिट्रोग्रेड होके ये वापस बैक अपनी मिथुन राशि में आए हैं। और मिथुन राशि में आने के बाद में ये वापस अपनी कैंसर में जा रहे हैं। कैंसर क्या? वाटर साइन है। मंगल क्या है? आग है। आग और पानी का मिलन। मंगल की कर्क राशि मंगल की नीच राशि है। तो ये जो ट्रांजिट हो रहा है, ये क्या बता रहा है हमें? ये बता रहा है कि वाटर बेस्ड वॉर होने वाली है। समुद्री लड़ाई। समुद्री लड़ाई मतलब समुद्र के अंदर कई पानी के जहाजों पे हमले होंगे, पानी में आग लगेगी। इस तरह की इस तरह का मतलब पूरे विश्व में आतंक देखने को मिला। हो सकता है किसी समुद्र में ज्वालामुखी भी फट जाए। और ये जो वाटर और फायर का जो कॉम्बिनेशन है, इसके चलते हमको क्या इंपॉर्टेंस रखनी है? हमको ये इंपॉर्टेंस रखनी है कि ये मंगल, मंगल क्या है? देवताओं के सेनापति है। तो मंगल डायरेक्टली किस चीज को अफेक्ट करते हैं? मंगल डिफेंस फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं। तो ऑल अक्रॉस वर्ल्ड लड़ाई होगी उसके कारण। आप ये मान के चलें कि मार्केट में उथल पुथल रहेगी। अगर मिडिल ईस्ट के जोन में लड़ाई बढ़ गई, तो क्रूड के दामों के अंदर वापस से तेजी आ जाएगी। और ये ये पानी के जहाज बनाने वाली कंपनियां, पानी से उड़ने वाले हवाई जहाज, मिसाइल, ड्रोन, इवन फायरवर्क्स बनाने वाले, तो इस तरह की कंपनियों के लिए बहुत अच्छा मौका है ये। अगर ये किसी कारणवश टूटती है तो हमें अकुमुलेट करना चाहिए, क्योंकि मंगल इस 2 महीने के ट्रांजिट के बाद में अपनी राजा की राशि सिंह राशि में चले जाएंगे, और राजा के पास उसका सेनापति जाने के बाद में
ऑल अक्रॉस वर्ल्ड वॉर और ज्यादा प्रोनाउंस हो जाएगी। और इस लड़ाई को, मेरा एक प्रिडिक्शन ये भी है कि ये जो वाटर बेस्ड वॉर होने वाली है, ये कहीं ताइवान को चारों तरफ से समुद्र से घेर के चाइना ना करे, और अमेरिका, अमेरिकन जो बेड़े हैं और चाइना, उसके बीच में ये वॉर ना हो जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस ट्रांजिट का। इससे क्या हो रहा है, जब भी डिप्लेटेड मार्स आता है तो अनप्रेसिडेंटेड मार्केट स्विंग्स देखने को मिलती हैं, और ये इफेक्ट 7 जून तक रहेगा। और इसमें काफी ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी रहेगी। और अगर आपको इस बीच में कुछ अच्छे पानी के जहाज या हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, तो अपने को करना चाहिए। मेरे दिवाली की वाले दिवाली की टॉप 10 दिवाली पिक्स वाले वीडियो के अंदर डिफेंस की, हिंदुस्तान के डिफेंस की दो बड़ी कंपनियां, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड मझगांव डॉक, इन दोनों को मैंने शामिल किया था। और उसके अलावा भी डिफेंस मेरी रिसेशन प्रूफ इन्वेस्टिंग सीरीज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। दो मैं किसी कारणवश वो 12वां वीडियो अभी तक डाल नहीं पाया हूँ, लेकिन जल्दी ही आपको डिफेंस के दो रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स आपको मैं बताऊंगा, इन दोनों के अलावा। और वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी ऑब्जर्वेशन है, और आशा करता हूं कि जल्दी वो वीडियो आप तक मैं ला पाऊं। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिट किसका है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है सूरज का। सूरज, सूरज क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का राजा है और लुमिनरी है। लुमिनरी क्या होता है? जिसमें रोशनी देने की पावर है। और रोशनी देने, लुमिनरीज हमारे एस्ट्रोलॉजिकली सूरज और चंद्रमा दोनों को लुमिनरी माना है। सूरज हमें दिन में रोशनी देता है, चंद्रमा हमें रात को रोशनी देता है, और ये दोनों के पास ही हमें जीवन शक्ति, जीवनी शक्ति, लाइफ देने की का अधिकार है और पावर है। और जिसके पास में जीवन देने का अधिकार है, वो कौन होते हैं? माँ और बाप। माताजी और पिताजी आपको जीवन देते हैं। तो सूरज को पिता का दर्जा दिया गया है, वो फादर को रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा को माँ का दर्जा दिया गया है, और वो माँ को रिप्रेजेंट करता है। सूरज को सोने का मालिक माना गया है, और चंद्रमा को चांदी का मालिक माना। तो सूरज के कारण कभी भी कोई फ्लक्चुएशन होगी तो गोल्ड प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है। और चंद्रमा चूंकि मन, इमोशन का कारक है, और उसके कारण फूड आइटम्स, मिल्क और चांदी के भाव के अंदर फ्लक्चुएशंस आती है। सूरज मीन राशि के अंदर इस भीड़ भाड़ भरे माहौल से तंग आ चुका है। वो यहां से निकल के अपनी सेनापति मंगल के राशि मेष के अंदर जाएगा, जहां वो उच्च का है। राजा अगर सेनापति के पास आएगा तो सेनापति उसकी जितनी खातिरदारी करेगा, उतना दुनिया में कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। इस कारण से राजा अपना फुल राजसी रूप आपको दिखाएगा। और इसके चलते गवर्नमेंट सेक्टर और पावर सेक्टर और गवर्नमेंट बैंक्स, भाई अल्टीमेटली करेंसी कंट्रोल तो गवर्नमेंट बैंक के पास ही है ना, ये तीनों के अंदर एक अच्छी बढ़त 14 अप्रैल के बाद देखने को मिल सकती है। सूरज का एग्जल्टेड साइन है, मार्केट लीडरशिप में शिफ्ट हो जाएगा। 14 अप्रैल को एग्जल्टेड हो रहा है। काउंटर बैलेंस क्या करेगा? मार्स के कारण जो वॉलेटिलिटी हो रही है, मार्स जो नीच राशि में जा रहा है, उसको ये काउंटर बैलेंस कर देगा। पावर सेक्टर के अंदर एनर्जी, टेक्नोलॉजी, लीडरशिप आउट परफॉर्म करेगी। और अल्फा जनरेशन, मतलब एनीथिंग विच इज द लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, चाहे डिफेंस में हो, चाहे पावर सेक्टर में हो, चाहे बैंकिंग में हो, वो फ्रंट से लीड करेगा। क्यों लीड करेगा? क्योंकि जो राजा है वो फ्रंट पे आके अब लीड करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं, जो ये ढुलमुल रवैया अपना रखा था मैंने, इसको मैं बदल दूं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि करंट कंटेस्ट के अंदर अमेरिका में भी 14 अप्रैल के बाद में डिसीजन मेकिंग स्मूथ हो जाएगी। बाजार को अच्छे या बुरे डिसीजन से कभी नुकसान नहीं होता है।
बाजार को अनसर्टेनिटी से नुकसान होता है। बाजार क्यों गिर रहा है? बाजार में क्या है, अगर बुरा डिसीजन हो जाएगा तो एक दिन गिरेगा, अगले दिन रिकवर करने लग जाएगा। लेकिन अगर बाजार में अनसर्टेनिटी, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि यार ये होने क्या वाला है, तो बाजार को ये अनसर्टेनिटी कभी भी पसंद नहीं आती है। अनसर्टेनिटी के कारण बाजार हमेशा, ऑल अक्रॉस वर्ल्ड मार्केट हमेशा नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे। सूरज के बाद में मंगल, सूरज और शनि, तीन ट्रांजिट को अपन ने डिस्कस कर लिया। तीनों ट्रांजिट के बाद में अगले दो इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, वीनस और मरकरी। वीनस क्या कर रहा है? वीनस का जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट का पार्ट आ रहा है वो 13 अप्रैल को डायरेक्ट हो रहा है। 14 अप्रैल को सूरज चेंज कर रहा है, इधर 13 अप्रैल को वीनस मार्गी हो रहा है। मार्गी यानी डायरेक्ट, अभी वो रिट्रोग्रेड चल रहा था, और ये ट्रांजिट करेगा अपनी अगली राशि मेष के अंदर 31 मई को। अभी पूरा अप्रैल का महीना है और मई का महीना है, 2 महीने वीनस अपनी उच्च की राशि मीन, मीन राशि 12वीं राशि है, और 12वीं राशि में वीनस उच्च का होता है। मीन राशि देवगुरु की राशि में जाके राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य उच्च के हो जाते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि हम ज्ञान की पूजा करते हैं। जो हमारे देवगुरु हैं, उनके घर में राक्षसों के गुरु आके सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में। तो ये जो देवगुरु के घर में शुक्र है, तो दुनिया में क्या होने वाला है? लग्जरी, लग्जरियस आइटम्स के अंदर बढ़ोतरी आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 14 तारीख के बाद में कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी ऑल अक्रॉस वर्ल्ड। शुक्र के कारण लिकर स्टॉक्स के अंदर तेजी आ सकती है। शुक्र के कारण हाई एंड रियल एस्टेट्स के अंदर तेजी आ सकती है। जिस भी चीज में लग्जरी का टैग लगा हुआ होगा, वो चीज ज्यादा तेजी से बिकने की तरफ अग्रसर होगी। तो हाई एंड कार, हाई एंड कार्स में कौन है? टाटा की लैंड रोवर जगुआर लिस्टेड एंटिटी जो इंडिया में है, उसके अंदर सेल के अंदर फायदा हो सकता है उसको। तो लग्जरी गुड सेक्टर के अंदर स्ट्रेंथ होगी, बैंकिंग के अंदर स्टेबलाइजेशन होगा, और कंज्यूमर स्पेंडिंग आएगी, और वैल्यूएशन को बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आएगी। अब आ जाते हैं मंगल, सॉरी बुध राशि को। मरकरी, मरकरी क्या है? मरकरी इज ए प्रिंस, प्रिंस चार्मिंग है हमारे इस सौरमंडल का। इसको सूरज का पुत्र माना गया है। और मरकरी चूंकि राजा का बेटा है, तो इसकी ना दैत्यों से कोई दुश्मनी है न देवताओं से। तो देवताओं का तो दोस्त हो ही जाएगा, लेकिन दैत्य भी चूंकि देव देव राजकुमार है, तो इसको अपनी पार्टी में मिलाने के लिए कोशिश करते हैं। तो मरकरी की एक खास बात है, ये जिस प्लेनेट के साथ रहता है उसी के जैसा हो जाता है। अगर ये शुक्र के साथ जाएगा, तो शुक्र के साथ भी इसकी उतनी गहरी दोस्ती है जितनी देवगुरु बृहस्पति के साथ है। मंगल क्योंकि इसको टैम करके रखता है, इसलिए मरकरी उसके पास में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है कि यार पापा के बॉडीगार्ड के पास में मैं बैठा हुआ हूँ। इधर सूरज और मरकरी बाप बेटे दोनों मिलके बुधादित्य राजयोग बनाते हैं। उसके अलावा मरकरी क्या है? मरकरी सारे व्यापार का मालिक। बिजनेस, बिजनेस इज गवर्न बाय मरकरी। बुध, बुध बुद्धि का को कंट्रोलिंग प्लेनेट है। तो ये मार्गी हो रहा है 7 अप्रैल को। तो इसका मतलब क्या होगा? पूरे विश्व की बुद्धि थोड़ी सी सुधर जाएगी। और 7 अप्रैल एक इंपॉर्टेंट दिन है, इस दिन हिंदुस्तान की आरबीआई की पॉलिसी मीट भी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। 7 या 8 में से दोनों में से किसी एक दिन होनी है। और अगर इनकी बुद्धि थोड़ी सुधरी, तो भारत की ग्रोथ को बढ़ोतरी देने के लिए हम इंटरेस्ट रेट के अंदर कट करेंगे। और चूंकि हमारा इन्फ्लेशन का डाटा अब की बार लो आया है, तो इसलिए हाई इन्फ्लेशन का बहाना भी गवर्नर साहब बना नहीं पाएंगे शायद। वो एग्जैक्टली क्या करेंगे, ये तो जो मार्केट मेकर चाहेगा वही करेंगे। लेकिन हम प्रिडिक्शन, 7 तारीख को बुध के ट्रांजिट को मार्गी होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है 7 तारीख के बाद।
कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर बहुत बढ़िया गेन हो सकता है 7 मई के बाद। तो हमें जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं या टेलीकॉम से रिलेटेड एसेसरी कंपनियां जो है, टेलीकॉम में कौन कौन सी है? टेलीकॉम में आइडिया है, टेलीकॉम में भारती एयरटेल है, टेलीकॉम के एसेसरी जो सरोगेट कंपनियां हैं उसके अंदर इंडस टावर है, उसके अलावा तेजस नेटवर्क भी टेलीकॉम से रिलेटेड कंपनियों के अंदर काउंट होती है। टाटा कम्युनिकेशन एक टेलीकॉम से रिलेटेड प्ले है। तो इन कंपनियों के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन इज ए थीम फॉर नेक्स्ट वीक आफ्टर 7 अप्रैल। ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, बैंकिंग को बेनिफिट हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लियरिटी हो जाएगी। क्यों? मिथुन राशि क्या है? नैसर्गिक रूप से कालपुरुष कुंडली की थर्ड राशि है। थर्ड राशि क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बताता है। कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी किस्म के लीगल हर्डल्स होती है वो कम होती है। तो इन सब चीजों को मिथुन के मार्गी होने के कारण, मरकरी के मार्गी होने के कारण आपको बेनिफिट होगा। जुपिटर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट क्या हो? अगला सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है जुपिटर। जुपिटर क्या है? देवगुरु है। देवगुरु जुपिटर है। और जुपिटर, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दोनों लुमिनरी सूरज और चंद्रमा को ही किसी व्यक्ति को धन देने की पावर है, लेकिन जुपिटर अपने आप में धन है। वो तो देने की पावर है, ये खुद अपने आप में इटसेल्फ में इनको धन माना गया है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर धन माना गया है। ये गोल्ड को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे को पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, वो कहा गया है कि सद्बुद्धि, बुद्धि दे, ज्ञान देने का कारक कौन है? और ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। तो जुपिटर को धन माना गया है, धन देने के कारक है। और जुपिटर जिस भी चीज पे अपनी दृष्टि डालते हैं वो एक प्रोटेक्टिव दृष्टि होती है, और उसकी दृष्टि के चलते जिस भी जगह पे यहाँ दृष्टि पड़ जाएगी तो ये माना जाता है कि अमृत बरसाएगी। जब दोस्तों मैंने एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी मुझे, या मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ता था, तब मैं सोचता था यार ये जुपिटर जिस जगह को देखता है उस जगह के ऊपर अमृत बरसा रहा है, उसको बचा के रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर कितना ही बुरा हानिकारक ग्रह अगर उस जगह बैठा है और अगर जुपिटर उसको देख लेगा तो आप मान के चलो उसकी 50% हानि को वो कम कर देगा, बचा लेगा। ऐसा क्यों है? आपको अ, अगर आप किसी ने एस्ट्रोलॉजी, ये एस्ट्रोनॉमी के अंदर सोलर सिस्टम को बहुत ध्यान से पढ़ा था, तो हमने एक पाया है कि एक क्षुद्र ग्रहों की एक बेल्ट है, उल्काओं का एक बहुत बड़ा विस्तृत समूह है। और उसके कारण से कभी कभी उसमें से कुछ उल्काएं निकल के अर्थ की तरफ आ जाती है, और अर्थ से टकराने पे अर्थ में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं या नुकसान होता है। और ये सारी उल्काएं जो पृथ्वी से नहीं टकराती है, क्यों नहीं टकराती है? क्योंकि जुपिटर उनको अपनी तरफ खींच रहा होता है। जुपिटर इतना बड़ा प्लेनेट है, सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर है, और जुपिटर अपने भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण उन उल्काओं को धरती से टकराने से रोकता है। इसका मतलब वो धरती को अपनी अमृतमयी दृष्टि से देख रहा है और धरती को बचा रहा है। वरना हमारे पास में वापस वैसा ही जैसे डायनासोर्स का विलुप्त हुआ था, एक विशाल उल्का पिंड के अर्थ पे टकराने के कारण, और उसके बाद से अर्थ के ऊपर कोई उल्का पिंड नहीं टकराया। तो इसके लिए हम सबको जुपिटर का शुक्रगुजार होना चाहिए। तो इस तरीके से जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो 15 अप्रैल को जेमिनी में आ रहा है। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अब की बार जुपिटर क्या कर रहा है? जुपिटर एक राशि को पार करने में 1 साल लगाता है। 1 वर्ष, जैसे शनि बहुत धीरे धीरे चलता है, 2.5 साल में एक राशि पार करेगा। जुपिटर क्या करेगा? जुपिटर अपना ट्रांजिट 1 साल में पूरा करता है, लेकिन अब की बार जेमिनी में ये 6 महीने में ट्रांजिट पूरा कर रहा है। और ये जुपिटर की अतिचारी स्पीड कहलाती है। इस अतिचारी स्पीड में भी एक खास बात है कि अगला जो राशि है जहां पे ये जाना की कोशिश कर रहा है
वो कर्क राशि है, कैंसर। कैंसर में जाएगा, 2 महीने कैंसर में रहेगा अप्रोक्सीमेटली, और उसके बाद ये वापस रिट्रोग्रेड होके आएगा। लेकिन ये जब तक कैंसर की तरफ जा रहा है, तो कैंसर इसकी उच्च की राशि है। जुपिटर को चंद्रमा की राशि में उच्च का माना गया है, और चंद्रमा और जुपिटर का जो संयोग है उसको गज केसरी राजयोग माना गया। तो जुपिटर जब चंद्रमा की राशि में जा रहा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस अतिचारी स्पीड के कारण पूरे विश्व के अंदर प्रॉस्पेरिटी सडनली बढ़ेगी और वाइल्ड स्विंग्स आएंगे। सोना और चांदी के अंदर बहुत तेजी हो सकती है इस 6 महीने के अंदर। और इस 6 महीने के बाद में जब वो रिट्रोगेट होगा वापस, तो ये तेजी बहुत वाइल्ड स्विंग आपको दिखाती हुई दिख सकती है। तो हमें ये इस ट्रांजिट के ऊपर बहुत खास ध्यान देना है, क्योंकि जुपिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट। साल में एक बार होता है, शनि के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। और शनि और जुपिटर दोनों एक साथ जिस हाउस को देखते हैं वो डबल ट्रांजिट कहलाता है। और राहु भी अगर उसको देख ले तो वो ट्रिपल ट्रांजिट कहलाता है। तो ये जिस हाउस के ऊपर ये सारे प्लेनेट एक साथ दृष्टि डालते हैं, उस हाउस के एक्टिवेट कर देते हैं, उसको एक्टिवेशन ऑफ दैट हाउस कहलाता है। और ये एस्ट्रोलॉजी एंड ट्रांजिट एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। गोचर क्या है? गोचर अल्टीमेटली आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो प्रॉमिस है। जन्म कुंडली क्या है? बर्थ की स्टैटिक कुंडली है। और गोचर क्या है? आसमान में जो इस समय प्लेनेट चल रहा है उसकी करंट पोजीशन है। तो आपकी बर्थ कुंडली में जो प्रॉमिस है, वो जब महादशा दशा पीरियड जब आपका आएगा, तब उसमें आपको मिलेगी। और वो मिलेगी कब? जब गोचर आपके फेवर में होंगे। तो गोचर इज द लास्ट डिलीवरी बॉय ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो इसके कारण गोचर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो ट्रांजिट मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको मैं इतना ज्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम रेयर है कि 2.5 साल के बाद में जो शनि परिवर्तन करता है वो 29 तारीख को परिवर्तन कर रहा है। 1 साल के बाद में जो जुपिटर अपना ट्रांजिट परिवर्तन करता है वो 15 मई को अपना ट्रांजिट कर रहा है। 1.5 साल के बाद में राहु और केतु अपना ट्रांजिट करते हैं, वो 18 मई को कर रहे हैं। तो एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर 3 बड़े मेजर ट्रांजिट हो रहे हैं। और इसके साथ में कुछ एंसिलरी घटनाक्रम है। जैसे अभी भी शुक्र अपनी उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, और अभी वो 31 मई तक वहीं बैठे रहेंगे। तो आपको अगर शुक्र यहाँ पे कब आए थे? ये जनवरी में आए थे। शुक्र 28 दिन में एक राशि पूरी कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 6 महीने, 5 महीने तक शुक्र अपनी उच्च की राशि में बैठे रहे। मरकरी मरकरी भी यहाँ पे बहुत लंबे अरसे तक रहा। तो ये जो ट्रांजिट, जो कुछ ट्रांजिट्स बहुत फास्ट हो रहे हैं, कुछ ट्रांजिट अपनी एक हाउस में बहुत स्लो ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये सब घटनाक्रम एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत उतार चढ़ाव भरे वातावरण को डिनोट कर रहे हैं। और उसके कारण पूरे विश्व के फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल और 15 और 18 मई तक रहने की संभावना है। प्लेनेटरी अलाइनमेंट्स का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या होता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट होती है जो आपके सामने हो रही है। आप अकेले नहीं हो, पूरा विश्व इससे अफेक्ट होगा। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का की पूजा पाठ करनी चाहिए, और मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि सेल्फ बिलीफ, सेल्फ हीलिंग आप करा सको। और इसके कारण एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट होगा आपकी लाइफ के अंदर। और लव एंड कंपेटिबिलिटी को एनहांस करता है ये ट्रांजिट। जुपिटर रैपिड मूवमेंट जो जेमिनी में हो रहा है, ये शॉर्ट एंड पावरफुल एक्सपेंशन फेज कर बता रही है। और इट रिप्रेजेंट बोथ अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स। कम्युनिकेशन सेक्टर आउट परफॉर्म करेंगे, लाइक एलन मस्क का स्टारलिंक इंडिया के अंदर आ सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो ये अतिचारी जुपिटर के ऊपर है, ये जो जुपिटर अतिचारी हुआ था ये कोविड से ठीक पहले भी हुआ था। तो इसलिए ये एक वार्निंग साइन है कि हम किसी मेजर पेंडेमिक की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं।
दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इस जुपिटर को पता नहीं क्या हो गया है, ये जो अतिचारी स्पीड में चल रहा है ये कंजिक्यूट रहेगी अगले 6 साल तक। और ये जो 6 साल का पीरियड जो है ये पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़े बड़े उथल पुथल लेके आएगा। आप सभी को अपनी लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग है उसको, उसके लिए इस ट्रांजिट को बहुत गौर से, जुपिटर की अतिचारी स्पीड को बड़े फोकस करके, उसके बारे में स्टडी करके, उसके उससे अपना डिवाइन इंटरवेंशन जो है उसको सोच के, उसके बारे में, उससे हमारे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में पता करके हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरा मानना है कि हम इस समय एक मदर ऑफ बुल रन के अंदर चल रहे हैं। और मेरा, जब निफ्टी ने 18,800 पार किया था तब मैंने टेक्निकल टारगेट दिया था कि निफ्टी 27,500 से लेके 30,000 क्रॉस करेगी। जो लोग मेरे को जानते हैं या जिन लोगों ने, मेरा उस जमाने में यूट्यूब चैनल नहीं था, लेकिन जिन ग्रुप्स के अंदर मैंने अपनी ये टेक्निकल टारगेट्स दिए हैं, उस टेक्निकल टारगेट्स के पूरा होने पे मुझे 100% यकीन है। अगले हफ्ते के लिए मैंने, मेरा जो निफ्टी का वीकेंड एनालिसिस है उसके अंदर 1,000 पॉइंट की निफ्टी की सेल कॉल दी हुई है। उस सेल कॉल से कोई आदमी ये ना सोचे कि ये लॉन्ग टर्म के अंदर मैं बेरिश पोजीशन की बात कर रहा हूँ। मैं लॉन्ग टर्म के अंदर निफ्टी के अंदर एक बहुत अच्छा बुलिश मूव के बारे में 100% ऑलमोस्ट श्योर हूँ। निफ्टी के, जुपिटर के बाद में अगला सबसे बड़ा ट्रांजिट राहु और केतु। राहु कौन है भाई? राहु इंटरनेट का शहंशाह है, शेयर बाजार का किंग है, और शेयर बाजार के भगवान है। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे यार ये राहु के बीच में किसी, ये ऑल ऑफ सडन नीचे ये खाटू श्याम जी की तस्वीर क्यों लगा रखी है मैंने? खाटू श्याम जी राहु के अवतार है, क्योंकि जिस तरह राहु केवल हेड है उसी तरह खाटू श्याम भी एक केवल हेड है, बॉडी नहीं है। और उनको अमरता का वरदान मिला है जिस तरह राहु को अमरता का वरदान मिला हुआ था। और कलयुग के अंदर भगवान कृष्ण का उनको वरदान है कि तुम कलयुग के अंदर मेरे नाम से पूजे जाओगे और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करोगे। चूंकि राहु एक राक्षस कुल के राक्षस थे, और उन्होंने अमृत पीने के कारण उन्होंने उन्होंने अमृत भी कैसे पिया? ये मतलब इस घटनाक्रम को भी अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता पड़ेगा ये दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी था। कैसे? अमृत कौन पिला रहा था? भगवान विष्णु पिला रहे थे। और सारे देवताओं के बीच में ये सूरज और चंद्रमा के बीच में जाके बैठे, और भगवान विष्णु को भी धोखा देके इन्होंने अमृत पी लिया। ये तो सूरज और चंद्रमा इनको पहचान गए और उसके कारण उन्होंने इशारा किया, और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इनका सर काट दिया, लेकिन तब तक अमृत इनके शरीर में जा चुका था और ये अमर हो। इस घटनाक्रम से हमें ये पता पड़ता है कि राहु एस्ट्रोलॉजिकली सबसे पावरफुल प्लेनेट है, कलयुग के राजा है। और जब कलयुग में राजा खुश होता है, देखो, देवताओं का राजा, जो देव राजा है या देवताओं का राजा अगर वो खुश होगा तो किसी को क्या देगा? कहेगा अच्छा चल तू सोने के ये अशर्फियां ले जा। मैं पुराने कंटेस्ट में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर राक्षसों का राजा खुश होगा तो वो क्या क्या करेगा? जा तेरी समस्त इच्छाएं पूरी हुई, तू ले जा, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तुझे दी गई। उसकी कोई लिमिट ही नहीं है देने की। और इसीलिए अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड फेम, अनलिमिटेड मनी का देने वाला खाटू श्याम है, और यही देने वाला राहु है। तो राहु क्या करता है? राहु हमेशा इंटरनेट, न्यू टेक्नोलॉजी, डिसेप्शन और इसका कारक है। तो ये अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड गेन्स को बताता है।
राहु क्या है, मस्तिष्क को कंट्रोल करता है। केतु क्या करता है, दिल को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसके पास सर नहीं है। तो सर नहीं है तो उसके पास हार्ट है, तो वो हार्ट से, दिल से काम करता है, तो इसलिए ये डिवाइन है, देविक है, इसको देवता माना गया है। राहु को ये माना गया है कि यार ये आपके मस्तिष्क को भ्रमित करेगा, और ये छल प्रपंच हर तरीके से करके अपने आप को बढ़ावा देगा। और पूरे विश्व के अंदर इंटरनेट क्या है, इंटरनेट आभासी दुनिया है। फेसबुक, ट्विटर, हम लोग जो भी आजकल देख रहे हैं, आजकल जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जिसको वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी का मालिक कौन है, वर्चुअल रियलिटी का मालिक राहु है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा अग्रेसिव पूरे विश्व में देखने को मिलेगी। एआई रिलेटेड कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और जैसा कि मैंने मेरे एआई रिलेटेड रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स इन्वेस्टिंग के अंदर जो मेरा वीडियो है, उसके अंदर जो सबसे बड़ी हिंदुस्तान की एआई कंपनी है, उसका मैंने नाम उसमें बताया, जो बहुत सारे लोगों को सुन के आश्चर्य होता है, वो है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री का एनवीडिया के साथ टाइप है, और भारत की सबसे कैश रिच इंडस्ट्री है। इसलिए वो सेमीकंडक्टर और एआई के अंदर, क्योंकि डाटा तो उसके पास ऑलरेडी, जियो के कारण पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डाटा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डाटा किसी कंपनी के पास है तो जियो के पास है। और जियो टेलीकॉम इज स्टिल पार्ट ऑफ ए रिलायंस इंडस्ट्री। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री इस बूम के अंदर और ज्यादा तेजी से अग्रसर करेगी, और इसका फोकस एरिया है। ये इन्फ्लुएंस जो 18 मई को अपनी राशि बदल के एक्वेरियस में जा रहा है, एक्वेरियस क्या है, कुंभ राशि है, कुंभ राशि में से अमृत बटा था, तो यहाँ पे बैठ के राहु अमृत बांटेगा। तो राहु एआई, सेमीकंडक्टर, इंटरनेट रिलेटेड बिजनेसेस, इन सबको फोकस रखेगा। यहाँ ये 18 महीने के लिए आया हुआ है। नेक्स्ट 18 मंथ इस एस्ट्रो साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को देखने को मिलेगी इन सेक्टर्स के ऊपर। नेक्स्ट जो रिस्क है इन ट्रांजिट्स का, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो फिजिकल रिस्क है, अर्थक्वेक्स आ रहा है, सुनामी है। म्यांमार के अंदर और थाईलैंड के अंदर अर्थक्वेक ऑलरेडी आ चुका है। म्यांमार के अंदर जो पोस्ट अर्थक्वेक जमीन में से जिस तरह से पानी निकल रहा है, वो के बहुत सारे वीडियो आपको इंटरनेट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। आप म्यांमार अर्थक्वेक एंड वाटर फ्लो फ्रॉम अर्थ अगर आप डाल के सर्च करेंगे, तो इजिप्ट के अंदर टूरिस्ट पनडुब्बी का एक्सीडेंट होना, अमेरिका के विमान वाहक को आइजनहावर के ऊपर हूती विद्रोहियों द्वारा हमला करना, समुद्र के अंदर होने वाले उथल पुथल को बताता है। ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, इसके कारण क्या होने वाला है, अगर समुद्र के ऊपर अगर उथल पुथल हुई तो सप्लाई चेन अफेक्ट होगी। सप्लाई चेन अफेक्ट होगी तो क्या होगा, सप्लाई चेन के अंदर हम ये मान के चलेंगे कि मेटल्स के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, एनर्जी प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशंस आएगा, क्रूड के प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशन आएगा। अगर क्रूज के प्राइस बढ़ते हैं तो जो कंपनियां क्रूड या क्रूड से रिलेटेड प्रोडक्ट के ऊपर अपना इनपुट कॉस्ट रखती है, उनको नुकसान होगा। तो ये हमें कुछ फोकस एस्ट्रोलॉजिकली इन सब बातों के ऊपर भी रखना है कि आगे फ्यूचर में इनका क्या हो सकता है। फाइनेंशियल मार्केट सुनामी, फाइनेंशियल मार्केट सुनामी तो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब अकेले बहुत है पूरे फाइनेंशियल मार्केट को अपने एक ट्वीट से हिलाने के लिए। और स्टॉक मार्केट क्रैश कभी भी हो सकता है, क्योंकि डॉलर के अंदर फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। दूसरा, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता जा रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। शतरंज की बिसात बिछी बिछी हुई है। अमेरिका और यूक्रेन के अंदर जो इस तरह का कन्फ्लिक्ट हो गया है, अमेरिका उठ के रशिया की साइड में आ गया है, यूक्रेन अभी यूरोपियन यूनियन के साथ मिल रहा है, तो इसका मतलब है वर्ल्ड पावर रीअलाइन कर रही है। जो कि पीसीज के 6 प्लेनेट ऑलरेडी बता रहे थे हमारे को कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर होने वाला है।
रशिया यूक्रेन वॉर अभी वहां पे खत्म ही नहीं हुई थी, इधर अमेरिका ने हुथीज हुथीज विद्रोहियों को यमन के ऊपर बहुत भीषण बम्बार्डमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर। और हुथीज भी शांत नहीं है, उन्होंने भी अमेरिका के सबसे बड़े पानी के जहाजों के ऊपर और रेड सी से गुजरने वाले एक इंपॉर्टेंट स्वेज कैनाल के बाद में जो रेड सी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसके ऊपर उन्होंने मिसाइल से हमला कर करके बहुत सारे पेट्रोल टैंकर्स को नष्ट कर दिया है या उनमें आग लगा दी है और वो अनसेफ रूट बना दिया है। तो हुतीज ईरान समर्थक है और ईरान उनको बैकिंग दे रहा है, वो उनको मिसाइल्स टेक्नोलॉजी और मिसाइल्स प्रोवाइड करता है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर स्पेशली मिडिल ईस्ट के अंदर हम अगले कुछ समय में बहुत उथल पुथल भरा माहौल देखेंगे और रिलीजियस सिस्टम में बड़े बदलाव का की उम्मीद कर रहे हैं हम मिडिल ईस्ट के अंदर। मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस हैं और करंटली सऊदी अरेबिया की समस्त कंट्रोलिंग शक्तियां उनके हाथ में है, और वो जिस तरीके से इस्लाम में बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स कर रहे हैं, वो कट्टरपंथियों को कतई पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन पूरे विश्व के अंदर उनकी इन कदमों की सराहना हो रही है। अबू धाबी के अंदर भारतीय हिंदू टेम्पल का बनना, अबू धाबी के अंदर या संयुक्त अरब अमीरात के अंदर जिस तरीके से इकोनॉमी और संस्कृति को के अंदर असिमिलेशन को बढ़ावा देना, और इस इनको भी हम केतु के ऊपर जो 6 प्लेनेट का इम्पैक्ट था उसको देख के समझ सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर एक्लिप्स का बड़ा इफेक्ट रहा। ये जो कल सोलर एक्लिप्स था उसका एक क्लासिक डेविल हॉर्न पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, और इसके चलते बाजार के अंदर फ्लक्चुएशंस पहले भी हुई है और अब आगे भी होती रहेंगी। प्रीशियस मेटल एंड कमोडिटी का आउटलुक क्या है? बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज ए गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स शेपिंग इंडिया इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप इन 2000। ये मेरा एक वीडियो है जो रिसेशन प्रूफ स्टॉक की इन्वेस्टमेंट सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर मैंने ये बताया कि अगर गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर अगर कोई आदमी इन्वेस्ट करता है तो उसको रिसेशन से कोई लेना लाना नहीं है, क्योंकि सोना है सदा के लिए और भारत के अंदर हमेशा से सोने की चिड़िया रहा है। प्रीशियस मेटल का प्रोजेक्शन क्या है? मैंने धनतेरस पे मेरा एक गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टिंग के ऊपर एक वीडियो इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी डाला हुआ था, जिसके अंदर मैंने $3200 का गोल्ड का टारगेट बताया था, और वो ऑलमोस्ट 50-55 डॉलर दूर है अभी। सिल्वर की मेरी जो फोरकास्ट थी वो 40 से 42 डॉलर की थी, अभी $35 $36 के ऊपर सिल्वर रेजिस्टेंस ले रही है। और अगर ये एरिया इसने क्रॉस कर लिया तो नेक्स्ट $5 ये पलक झपकते पार कर जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है ये गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर जो अप मूव आएगा, ये अप मूव जुपिटर के ट्रांजिट से कोइंसाइड करेगा। जुपिटर जब जाएगा ट्रांजिट करके मिथुन राशि के अंदर, तब ऐसा होगा। मंगल इस समय कर्क राशि में डिबिलेटेड है और सप्लाई चेन अनसर्टेनिटी बताता है। राहु केतु के एक्सिस की शिफ्ट हो जाएगी, और जब भी ऐसा होता है तो एनर्जी मार्केट को डिस्टर्ब करती है। प्राइस कॉरिडोर वाइडनिंग हो जाएगी, जियो पॉलिटिकल प्रीमियम इंक्रीज हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो सैटर्न ने अपना ट्रांजिट किया है मीन राशि में, तो सैटर्न दो इंपॉर्टेंट कमोडिटी का मालिक है। पहला आयरन, इसलिए हमारे हिंदुस्तान में शनिवार को लोहा नहीं खरीदते। और दूसरा क्रूड, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस जिसका मालिक है वो है कोयला। कोयला, कोल, क्रूड एंड आयरन,
इन तीनों का के चार्ट को लगा के हमें शांति से बैठ जाना चाहिए। अगले एक महीने में जिस डायरेक्शन में ये चार्ट्स मूव करेंगे अगले एक दो महीने के अंदर, तो आप मान के चलो कि अगले 2.5 साल तक ये डायरेक्शन वही रहेगी, क्योंकि ये तीनों सब्सटेंस शनि के कारण गवर्न हो, और शनि इनका मालिक है। शनि के बाद में अब आ जाइए क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। बिटकॉइन, इथेरियम और खूब सारी छोटी छोटी सी खूबसूरत सी क्रिप्टोज है, शिबा इनू है, और अनेक क्रिप्टो करेंसी आभासी करेंसी है। इसका मालिक राहु है। राहु है, खाटू श्याम जी है हमारे। और नेपच्यून क्या कर रहा है? इमोशनल स्पेकुलेशन को बढ़ावा दे रहा है। तो स्पेकुलेटिव मूव अगर को बढ़ावा दे रहा है, तो जो कंपनियां कैसीनो चला रही हैं उनको, उनके ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। उनमें भी स्ट्रॉन्ग अप मूव आने की संभावना हो सकती है। राहु का डिस्ट्रप्टिव इन्फ्लुएंस रहता है, लेकिन राहु अब की बार कुंभ राशि में जा रहा है, जो उसकी खुद की राशि है। खुद की राशि क्यों है? क्योंकि शनि वत राहु होता है, मतलब शनि की तरह राहु अपना बिहेवियर रखता है, और कुजवत केतु होता है, मतलब कुजा यानी मंगल, मंगल की तरह केतु अपना बिहेवियर रखता है। तो शनि की तरह अपना राहु अपना बिहेवियर रखता है, तो इसके कारण जो शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, उसका को ओनर राहु को बना दिया गया। तो राहु अपनी खुद की राशि में जा रहा है, तो वो बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जितनी भी पूरे वर्ल्ड में जो भी चीज आपको लगता है कि आभासी है, जिसका आप ये मान के चलो कि वर्चुअल रियलिटी से लिंक है, या आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल एनीथिंग विच इज आर्टिफिशियल। जैसे कि आर्टिफिशियल करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी इज आर्टिफिशियल करेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल एनीथिंग विच इज आर्टिफिशियल। तो मतलब ऐसा हॉस्पिटल चेन जो कि आप ये मान के चलो कि इसमें आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के ऊपर करते हैं। जैसे कि अभी एक आईपीओ आने वाला था, जिसको शायद पोस्टपोन कर दिया गया है, मोस्ट प्रोबेबली वो वापस आएगा, जो इनफर्टिलिटी को डील करता था। हिंदुस्तान की एक बड़ी इनफर्टिलिटी चेन, जैसे स्किप दैट टाइम। बट आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इन सब चीजों को राहु गवर्न कर रहा है। राहु जब इनको गवर्न कर रहा है, तो आप ये मान के चलो कि 18 मई के बाद इन सब के अंदर बहुत ज्यादा तेजी आई। राहु इस समय अपनी साइकिल छोड़ के जा रहा है। तो जब 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 कोई प्लेनेट अपनी राशि छोड़ रहा होता है, तो वो बूढ़ा हो जाता है। दो, राहु चूंकि रिट्रोग्रेड चल रहा है, इसलिए ये 1 डिग्री 2 डिग्री का होगा इस समय। और बालक और बूढ़ा ग्रह डिग्री वाइज दोनों अपनी फुल पावर पे काम नहीं करते। इसलिए करंटली राहु का इफेक्ट बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जैसे ही अपनी खुद की राशि में आएगा, तो आप मान के चलो कि जैसे ही ये 5 डिग्री की अपनी डिग्री पार करेगा, तो उसके बाद ये फुल पावर के साथ में अपना इफेक्ट दिखाएगा, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली दिवाली के आसपास होना चाहिए। राहु का डिस्ट्रप्टिव इन्फ्लुएंस हो गया, वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। आल्ट कॉइन्स जितने भी उनमें रोटेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि मरकरी और वीनस कॉन्फ़िगरेशंस फेवर कम्युनिकेशन ओरिएंटेड एंड यूटिलिटी टोकन। मार्केट लीडरशिप बिटवीन क्रिप्टो कैटेगरीज में बदलती जाएगी। जुपिटर का फास्ट ट्रांजिट होगा, उसके कारण इनस्टेबिलिटी एंड वोलेटिलिटी आएगी। क्योंकि जुपिटर क्या होता है, ये जो चीजें राहु को पसंद है ना, वो जुपिटर को नहीं पसंद। इसलिए जब भी जुपिटर और राहु का योग होता है, तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में उसको गुरु चंडाल योग के नाम से जाना गया है। तो वो बिल्कुल सीधे सीधे रास्ते में चलना चाहता है। ये राहु कहता है सीधे रास्ते से चलने से कुछ नहीं होता पूरी दुनिया में। हम वही करेंगे जो हमारी मर्जी करेगी, और हमें बाय हुक और बाय क्रुक हमें अपना आगे ग्रोथ करनी है। हमें वो स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं जो 2025 के अंदर आउट परफॉर्म करें।
हम इन प्लैनेट्स और इन प्लैनेट्स के कारण जो एनर्जीज आ रही है, उस एनर्जी को देख के उसके कारण पूरे वर्ल्ड में जो फेरबदल हो रहे हैं, उसके आधार के ऊपर करेंसी मार्केट में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको देख के हम कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरे चैनल पे एक इन्वेस्टमेंट के हेडिंग के तहत मैंने 12 रिसेशन प्रूफ सेक्टर्स के हर सेक्टर के दो दो स्टॉक्स बताए हैं। उसमें से 11 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं। उसके अलावा मैंने इंडस्ट्रियल बैंक और कलर इंडस्ट्री के ऊपर होली पे एक बहुत बढ़िया वीडियो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बताया था आपको। उसके अलावा मैंने दिवाली के ऊपर 10 स्टॉक्स को संवत ट्रेडिंग के हिसाब से मैंने आपको बताए हैं। तो इस तरीके से अगर 24 स्टॉक्स रिसीजन प्रूफ के और 10 स्टॉक दिवाली की इन्वेस्टमेंट गाइड के, तो इस तरह से मैं 24-25 स्टॉक्स को आप लोगों को बता चुका हूँ कि जिनको आप रिसीजन प्रूफ इन्वेस्टिंग के अंदर सर्च करके अपनी स्टडी करके आप उनको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर शामिल कर सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। निफ्टी का वीकेंड एनालिसिस जो है वो करंटली 1001 पॉइंट की वृद्धि दिखा रहा है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म के अंदर तेजी है। और मास जुपिटर का इंटरप्ले क्या कर रहा है, इसमें जियो पॉलिटिकल ट्रेंड्स के अंदर उठापटक कर रहा है। राहु केतु के एक्सिस की जो शिफ्ट हो रही है वो अपने दोस्त और दुश्मन बदल रही है। राहु केतु क्या कर रहे हैं, अलायंस चेंज कर रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया इंपैक्ट किस पे देखने को मिला हमें, कि अमेरिका ने यूक्रेन का साथ छोड़ के रशिया के साथ मिल गया। इधर भारत के अंदर कई कई नई ताकतें भारत के साथ में मिलने को उतारू हो रही है। पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका खड़ा दिखता था वो आजकल पाकिस्तान के अगेंस्ट दिख रहा है। और रिसोर्सेज के अंदर सैटर्न के कारण रिसोर्सेज में कंपटीशन पैदा हो जाएगा, स्केर्सिटी प्रीमियम बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मिडिल ईस्ट की जो वॉर है वो एस्केलेट करेगी, तो उसके चलते क्रूड की जो सप्लाई है वो बाधित होगी, और उसके कारण इनके भाव के अंदर होगी। नई टेक्नोलॉजी के चलते न्यू टेक लीडरशिप आएगी। जो पुराना टेक 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 शेयर्स है उनके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन है वो एआई है, रादर देन कि अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प। ट्रम्प के कारण हो सकता है बहुत सारी नुकसान हो रहे हैं उनको, क्योंकि वो H1B वीजा से लेके कि वर्क इन अमेरिका पे फोकस कर रहा है। तो ये है। और इस ट्रांजिट का भारत के नक्शे पे क्या असर आएगा, इसको अभी अपन देखते हैं। दोस्तों ये नीचे भारत की जन्म कुंडली है। भारत की जन्म कुंडली के अंदर वृष लग्न के अंदर मुख्य नक्षत्र में 15 अगस्त की रात के 12 बजे, मतलब 14 अगस्त की रात के 24 आवर्स होने के बाद, जैसे ही भारत ने 25 तारीख 15 अगस्त को अपना भारत के अंदर जैसे ही हुआ, वैसे ही इस कुंडली के मुख्य नक्षत्र में भारत का जन्म। उसके चलते हमारा जो लग्न राशि है वो वृष है, 2 नंबर। और हमारा जो चंद्रमा है वो थर्ड राशि के अंदर स्वग्रही चंद्रमा है, और उसके अंदर ऑलरेडी मंगल और चंद्रमा के साथ में मरकरी, शनि, सूरज और वीनस, 5 ग्रह ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ये जो पांचों ग्रह हैं वो वहां से 9th हाउस को देख रहे हैं। 9th हाउस भाग्य भाव है। भाग्य भाव को ये 5 प्लेनेट सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि भारत की कुंडली का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। लगन के अंदर राहु बैठा है, इसलिए भारत पूरे विश्व के अंदर टेक, दिमाग, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इसका सिरमौर है। भारत से ज्यादा पूरे विश्व के अंदर टेक्नोलॉजी कंपनियों का के अंदर काम करने वाले इंजीनियर्स कहीं नहीं। सेवंथ, भारत के मित्र 7वीं राशि के अंदर केतु है, तो भारत के मित्र बनते बिगड़ते रहते हैं। ये
ये इसका प्रिडिक्शन है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारी 11th राशि के अंदर करंट गोचर के 6 प्लैनेट बैठे हैं, जो कि सामने इस हाउस के अंदर, जो कि भारत का लाभ भाव है, एक्सपेंशन का भाव है, यहाँ पे 6 प्लैनेट का इकट्ठा होना भारत के जियो पॉलिटिकल मैप को बढ़ावा देता है। कैसे बढ़ावा देगा कि भारत के अंदर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि शायद म्यांमार का कुछ हिस्सा भारत में जुड़ेगा यहाँ से। दूसरा, भूटान के भारत में मिलने की संभावना है। तीसरा, नेपाल के अंदर हिंदू राष्ट्र बनेगा। अभी मोदी जी भूटान जा रहे हैं और भूटान के साथ में एक विशेष डिफेंस एग्रीमेंट करने वाले हैं, और क्या पता उस समय भूटान को भारत का एक नया राज्य घोषित कर दिया जाए। भारत, नरेंद्र मोदी की जो अपकमिंग श्रीलंका विजिट है, उसके अंदर डिफेंस कॉरपोरेशन के ऊपर बहुत बड़ा समझौता होने वाला है। और जो कच्चा तीवू करके एक आइलैंड है जो भारत और श्रीलंका के बीच में था, और ये जो आइलैंड है भारत और श्रीलंका के बीच में, वो वो आइलैंड शायद भारत को वापस मिले और भारत की लैंड बाउंड्री एक बार फिर इस डायरेक्शन में भी अग्रसर हो। इसके अलावा हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जिस तरह से पाकिस्तान का इस समय डिसइंटीग्रेशन होने की पूरी संभावना नजर आ रही है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और इधर बाल्टिस्तान, तो पीओके पूरी तरह से भारत के अंदर मिल जाएगा। और इधर हम चाइना से अक्साई चीन लेने के बारे में भी पूरी तरह अग्रसर है। क्यों अग्रसर है कि अगर ये पीओके भारत ले लेता है तो चाइना की जो एक इम्पॉर्टेंट जो रोड है, वो रोड इस एरिया से गुजरती है, और अगर हम उसको अपना कंट्री से निकलने का पैसेज पैसेज नहीं देते तो वो रोड भारत से निकल के अफ्रीका तक जा रही है। इतने बड़े रोड प्रोजेक्ट को चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि ये बंद हो जाए, उसका सारा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाए। तो इसलिए उसको देर सबेर भारत को ये भारत का इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ अक्साई चिन एरिया उसको लौटाना पड़ेगा। चाइना की कुंडली के अंदर डिसइंटीग्रेशन का खतरा है, और भारत अपनी तिब्बत की सीमाओं को भारत के अंदर मिलाने की तरफ अग्रसर हो सकता है। तो इस तरीके से हमें जियोपॉलिटिकल मैप के अंदर एक्सपेंशन नजर आ रहा है। मॉरिशस के अंदर भारत ने कुछ आइलैंड्स अपने डिफेंस बेसिस के लिए ले चुका है। मालदीव के अंदर उसके पास में कुछ आइलैंड्स हैं जो अपने डिफेंस बेस के लिए ले रहा है। उनके अलावा भी और कई इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पे अफगानिस्तान के ऊपर कजाकिस्तान के अंदर भारत ने एक एयरफोर्स स्टेशन बना रखा है, मिलिट्री बेस है भारत का। तो इस तरीके से भारत की जियोपॉलिटिकल आउटरीच बढ़ रही है। निकोबार को भारत एक नया सिंगापुर की तरह डेवलप करना चाह रहा है, और बहुत बड़ा डिफेंस और ट्रांसपोर्ट और पोर्ट, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें ये बता रही है कि भारत को एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन है। और इसमें चूंकि ग्रोथ हो रही है लाभ भाव के अंदर, तो हमें ये देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बूस्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि मार्स और सैटर्न का कन्फिग्रेशन फेवर कर रहा है प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर को। एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड पावर, मार्स चूंकि है इसलिए पावर जनरेशन एंड पावर ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप रेल ले लो, आप डिफेंस ले लो, आप उसके अंदर पोर्ट ले लो। तो ये सारी कंपनियां ग्रोथ की तरफ अग्रसर रहेंगी। टेक्नोलॉजी के अंदर मरकरी के चलते भारत में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? एआई से रिलेटेड सेक्टर, या सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर। तो इस तरह के जो मॉडर्न सेक्टर्स हैं, लाइक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग या काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस, तो इस तरह के जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर जो रिलेटेड कंपनियां हैं उनके अंदर आपको ग्रोथ मिलेगा।
और ये सारे सेक्टर वो सेक्टर्स हैं जो मेरे रिसेशन प्रूफ इन्वेस्टमेंट सीरीज का पार्ट है, और आप उसको मेरे इस चैनल के ऊपर उन पे डिटेल वीडियो देख सकते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योरिटी का लक्षण अपने को दिख ही रहा है कि पहले हम लोग बैंक में जाके पैसे जमा कराते थे, बैंक में जा जाके स्लिप भर के पैसे निकालते थे। आजकल हम फोन के ऊपर एक क्लिक करते हैं और पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी अपनी जितनी भी स्कीम्स है उसका पैसा एक सिंगल क्लिक के ऊपर सारी पॉपुलेशन के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देती है। इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है पूरे वर्ल्ड में बढ़ता जाएगा। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा है वो जुपिटर ट्रांजिट के कारण आ रहा है। न्यू इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स हमें देखने को मिलेगी, और उसके चलते भारत बहुत अग्रेसिवली ग्रो करेगा। स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस, मार्स सैटर्न क्या कर रहा है, रीजनल इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। रीजनल इन्फ्लुएंस मैंने जैसा कि आपको बताया कि भारत के नक्शे के अंदर हमको सब तरफ से बढ़त देखने को मिलेगी। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम यूनिफाइड इंडिया की तरफ अग्रसर हो रहे हो, क्योंकि अगले कुछ सालों में ये सपना भी हमारे पूरा हो सकता है। इकोनॉमिक लीडरशिप क्यों आएगी कि वीनस एंड मरकरी कॉम्बिनेशन, वीनस और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन है वो एक राजयोग माना जाता है, और इस राजयोग के कारण भारत के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, और भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के ओर अग्रसर है। करंट भारत की अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि जापान की जिसकी 4.4 है, उससे अभी कभी भी किसी भी दिन उसको पार करके भारत चौथे पायदान के ऊपर आ सकता है। और उसके बाद 4.8 के ऊपर जर्मनी है, और उसको अगर 5 ट्रिलियन डॉलर की भारत की अर्थव्यवस्था हो जाएगी तो हम तीसरे पायदान की तरफ बढ़ 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 रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो अगले 1-1.5 साल का जो ट्रांजिट है, ये ट्रांजिट इस घटनाक्रम को पूरा करेगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान को मैं क्यों बता रहा हूं, ये भारत के शेयर बाजार के हिसाब से नहीं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट भारत के लिए एक बहुत हमेशा से एक नासूर ये कंट्री रहा है। और इस कंट्री के कारण भारत को पास्ट में भी कई बार युद्ध देखने को मिले हैं, और ऐसा ये एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि ऐसा क्या वापस तो नहीं होने वाला है। लड़ाई पाकिस्तान में होने वाली है या नहीं है, इस भारत के साथ वो लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, इसको अपन पाकिस्तान की जन्म कुंडली से असेस करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त को हुआ, और 14 अगस्त को जो पाकिस्तान का जन्म हुआ है उसके कारण इसका लगन मेष आ गया है। मेष लग्न की ये जो कुंडली आ रही है, इस कुंडली के कारण जो ये 6 ग्रहों का जमावड़ा भारत की कुंडली के लाभ भाव में हो रहा है, वो पाकिस्तान की कुंडली के हानि के 12th हाउस के अंदर हो रहा है। और इसके चलते पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की पूरी संभावना है। बलूचिस्तान पूरा अलग होना चाहता है। बलूचिस्तान के बाद में इधर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि अफगानिस्तान से सटा हुआ इलाका है, वहां पे जो डुरंड लाइन है उसको अफगान तालिबान है, उन्होंने मानने को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पूरा इलाका हमारा है। उसके अलावा भारत अपना पीओके वापस लेना चाहता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है तश्तरी में परोस के पाकिस्तान भारत को देगा। बीच में एक पाकिस्तान के दो बड़े हिस्से, जिसमें सिंध के अंदर जीए सिंध आंदोलन ऑलरेडी चलता है, वो एक सिंधु प्रदेश की अपनी मांग कर रहे हैं कई सालों से। और जहाँ पे सिंध के अंदर, सिंध को अलग होने के बाद में उनके पास एक पंजाब का एरिया बचेगा, जो कि किसी भी दिन अगर ऊपर वाले ने चाहा तो भारत के पंजाब में उसका विलय कर दिया जाए, तो इस तरीके से पूर्ण यूनिफाइड पंजाब कभी भी बनाया जा सकता है। तो ये एक हाइपोथेसिस है, मैं नहीं कह रहा ऐसा अगले चंद दिनों में या चंद महीनों में ऐसा होने वाला है। लेकिन जो पाकिस्तान की जो जन्म कुंडली है वो इसी को बता रही है।
और ऐसा जो वो बता रही है, तो उसके चलते पाकिस्तान के अंदर काफी उसको लॉस होने वाला है, हो रहा है, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट स्टेज के अंदर है। और अगर हम ये देख रहे हैं तो सैटर्न का ट्रांजिशन फिजिकल कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट कर रहा है। हिस्टोरिक डेप्थ साइकिल क्रिटिकल पॉइंट पे जा चुकी है और वो पूरे विश्व में कटोरा लेके घूम रहा है, लेकिन उसको फिर भी कोई लिबरल तरीके से पैसा देने को तैयार नहीं है। अमेरिका बलूचिस्तान को अलग करके यहाँ पे अपने बेस बनाना चाहता है, ताकि वो ईरान के ऊपर कंट्रोल कर सके और इन बेस की सहायता से वो अफगानिस्तान के ऊपर और इनडायरेक्टली भारत के ऊपर भी नजर रख सके। तो ये बड़े उथल पुथल, बड़े जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट का टाइम है एस्ट्रोलॉजिकली। और इससे रिलेटेड जो उथल पुथल शेयर बाजार में होगी, उसके बारे में वार्न करने के लिए मेरा ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट्स के ऊपर, अगले 2 महीने के जो ट्रांजिट है अप्रैल और मई के, उसके लिए ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, ताकि आप सब को समझ में आ सके कि यार पूरे विश्व में ये क्या हो रहा है। मार्स का डिप्लीशन अगले 2 महीने तक रहेगा, तो डिप्लीटेड मार्स जो है वो पाकिस्तान की कुंडली के थर्ड हाउस ऑफ एक्शन में है। थर्ड हाउस ऑफ एक्शन के अंदर जो मार्स है वो, तो पाकिस्तान के अंदर उसको बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन के अंदर बहुत नुकसान होगा। पाकिस्तान के अंदर की विल पावर, कोई भी चीज करने की इच्छा शक्ति का अभाव रहेगा। जैसा कि अपन देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के बहुत सारे लोग इन सो कॉल्ड इंटरनल कन्फ्लिक्ट के अंदर मारे जा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पे जिन टेररिस्टों को उन्होंने पनाह दी है, उनको अज्ञात लोग एट विल कभी भी टपका देते हैं। इन अज्ञात लोगों को मेरा नमन है कि वो पूरे विश्व के अंदर इस तरह से अशांति फैलाने वाले टेररिस्ट लोगों को खत्म करके धर्म रक्ष की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। रीजनल टेंशन, राहु केतु की जो एक्सिस शिफ्ट होगी, राहु केतु के एक्सिस शिफ्ट होने से राहु इनके 11वें भाव में आएगा, तो आभासी दुनिया के अंदर पाकिस्तान जिएगा और उसके कारण वहां पे उनको कई किस्म का नुकसान देखने को मिल सकता है और सेपरेटिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा देगा। जुपिटर इन्फ्लुएंस के कारण स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट हो सकता है, रिफॉर्म्स हो सकता है, और उसकी लॉन्ग टर्म टेरिटरी को ये बताते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल ही रही है। ये अपॉर्चुनिटी किस किस तरफ है? जो कम्युनिकेशंस, न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, और इसके अपन फोकस करते हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां हैं, उसको, जैसा कि मैंने मेरे इस करंट वीकेंड एनालिसिस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि अगर इन्फोसिस अपना एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल अगर तोड़ती है अभी, तो वो 3 डिजिट के अंदर अग्रसर हो जाएगी और वो बड़ा डाइसी टाइम होगा। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि टेक्नोलॉजी के अंदर जो ब्रेक थ्रू फेज है, वो मरकरी के डायरेक्ट होने से एक्सेलरेट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, एआई इनोवेशंस बढ़ जाएंगी। इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंज क्या होगा? अप्रैल के अंदर मार्स डिबिलेटेड होगा, तो उसके कारण एग्जीक्यूशन में डिफिकल्टीज आ जाएंगी। और सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी जो पहले की थी, उनकी अपनी एक लिमिटेशंस आ जाएंगी। कैसे आ सकती है इसके अंदर? कि मार्स के डिबिलिटेशन होने के कारण, जो आप ये मान लो कि H1B वीजा के ऊपर बैन लगा दे अमेरिका। दूसरा, जो सॉफ्टवेयर कंपनियां इंडिया में बैठ के काम करके अमेरिका को सॉफ्टवेयर सप्लाई करती थी, ट्रम्प ये कहते हैं कि नहीं, आपको तो अमेरिका के अंदर अपने ऑफिस के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो इनसे इनको डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। थर्ड, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन का एक्सेलरेशन होगा। मई के अंदर जुपिटर का फास्ट
ट्रांजिट क्या कर रहा है, एडॉप्शन कर्व को बढ़ावा दे रहा है। एडॉप्शन कर्व क्या बढ़ावा दे रहा है, हमें मॉडर्न कार्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भारत के अंदर देखने को मिलेंगी, और उसके कारण मेन स्ट्रीम इंटीग्रेशन फास्ट हो जाएगा रादर देन हिस्टोरिकल। तो ये जो ट्रांजिट हो रहा है ना, इस ट्रांजिट के ऊपर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है। ये जो इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है, तो कई इस इंटीग्रेशन के कारण अभी जो भारत की डिफेंस कंपनियां हैं उसके अंदर जो डिलेज चल रहे हैं, वो डिलेज हो सकता है खत्म हो जाए, तो उनके अंदर एक बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। क्योंकि 2 महीने के बाद में अ, मंगल भी सूरज की राशि के अंदर चला जाएगा, तो ये डिफेंस को आप फोकस कर सकते हैं अगर वो इस एस्ट्रोलॉजिकल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिल रहा है तो। और मई के अंदर राहु केतु की एक्सिस के अंदर पैराडिम शिफ्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, रेडिकल इनोवेशंस हो जाएंगे, क्रिप्टो करेंसी के भावों के अंदर बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। डिफेंस, डिफेंस में आप हमें नेक्स्ट जनरेशन वॉर मशीन्स, प्लेन्स या सबमरीन्स, जो इसके अंदर मैं फोकस कर रखी है जो आपको दिखा रहे हैं, ये दो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं डिफेंस के अंदर। जो सब सेक्टर्स एरोस्पेस है, वो ऐसा क्यों माना गया है, क्योंकि जुपिटर जो होता है ये अंतरिक्ष का कारक है। जो जो थर्ड स्पेस है, थर्ड अंतरिक्ष है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और मंगल डिफेंस का कारक है, तो ये ऐसे ऐस, ऐसे इंटरवेंशंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि स्पेस फोर्सेस, सैटेलाइट डिस्ट्रक्शन यूनिट्स, लेजर, सैटेलाइट बेस्ड आर्म्स, इन बड़ी वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ये सब एक्सपेंशन साइकिल्स बढ़ जाएगी, और इनका आउटलुक बड़ा, एरोस्पेस इंडस्ट्री का बड़ा पॉजिटिव आउटलुक है। अमेरिका ने भी ऑलरेडी अभी बोइंग को F-57 का ऑर्डर दिया है, जो कि दुनिया का पहला 6th जनरेशन प्लेन है, और बिल्कुल ही एक नए प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अमेरिका का जो करंट सबसे एडवांस फाइटर है F-35, जो कि नाटो की बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इसराइल भी यूज करता है उसको, और उसको भी दुनिया की बहुत सारी एयर डिफेंस उसको रोक नहीं पाती, क्योंकि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज के अंदर से अग्रसर है वो। एरोस्पेस के बाद जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है डिफेंस एंड सिक्योरिटी का, वो है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्यों फोकस में आ रही है, कि मरकरी के साथ सैटर्न आ रहा है, इनोवेशन और रिस्ट्रिक्शन कर रहा है, तो मिक्स अपॉर्चुनिटी इसके अंदर देंगे। और ड्रोन्स और एंटी ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को अपन इस एरिया के अंदर फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा जो ट्रेडिशनल डिफेंस है, वो अगले 2 महीने के अंदर थोड़ा सा डिलेड उसके अंदर रिजल्ट रहेगा, क्योंकि मार्स डिब्लेटेड है। और मार्स का जो डिब्लिटेशन है, क्योंकि जब भी मून कैंसर राशि में आएगा, तो मार्स का डिब्लिशन खत्म हो जाएगा और नीचभंग राजयोग बनाएगा। और ऐसा हर 15 दिन के अंदर चंद्रमा 2.5 दिन के लिए करेगा, तो हर महीने 4 साढ़े 4 दिन डिफेंस का स्टॉक अच्छा मूव करेंगे। और एफिशिएंसीज के जो चैलेंजेस हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव होंगे। और सेलेक्टिव अपॉर्चुनिटी हमें देखनी चाहिए कि कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिसके अंदर मंगल फोकस कर रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि एम्यूनेशन बनाने वाली कंपनियों के ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए, उसको इम्प्रूव करेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी, सैटेलाइट, सैटर्न एंड राहु का इंक्रीज एम्फेसिस है, और ये पॉजिटिव वॉलेटिलिटी का है। डिफेंस सेक्टर रिस्पॉन्स डिफरेंटली टू प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस, मार्स डिब्लेशन क्रिएट एफिशिएंसी चैलेंज। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि यार मार्स के डिब्लिटेशन में आने के कारण क्या हो रहा है, पहले भी मार्स डिब्लेटेड रहा, और अब फिर वापस 2 महीने के लिए डिब्लिटेशन में जा रहा है। तो डिब्लिटेशन में जाएगा तो आपके जो प्रोजेक्ट है वो डिलेड हो जाएंगे। जैसे कि पिछली बार जब इसमें गया था, तो हमें हमारे तेजस हवाई हवाई जहाज के लिए इंजन नहीं मिला, और वो इंजन अभी सप्लाई आई है, लेकिन उसके कारण हो सकता है कोई थोड़े दिन बाद में उसके अंदर कुछ नई सप्लाई के कंस्ट्रेंट फिर देखने को मिले। जो नए हवाई जहाज का जो टेंडर है, ग्लोबल टेंडर है, वो ग्लोबल टेंडर भी
कई बार रद्द होने की कगार के ऊपर है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से हम कैसे देख सकते हैं? वॉलेटिलिटी को टॉलरेट करने का हमारा माइंड सेट होना चाहिए। हमें यह विश्वास होना चाहिए भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। क्यों इंटैक्ट है? क्योंकि ये जो 6 प्लेनेट का जो कंजंक्शन है ये भारत के लाभ भाव में हुआ है। इनफैक्ट अगर हम जुपिटर को भी अ, राशि परिवर्तन के कारण दोनों एक दूसरे के सामने जुपिटर वीनस राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उसके कारण देखें 7 प्लेनेट भारत के 11वें लाभ भाव में है। और ये एक्सट्रीम रेयर इंसिडेंस है और इसके चलते भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को 4 चांद लगेंगे और उसके चलते भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। वो एक इकोनॉमिक पावर हाउस की तरह, मिलिट्री पावर हाउस की तरह पूरे विश्व के अंदर छा जाएगा। और इसके चलते हमें भारत की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर फोकस करना चाहिए। और वो जो फोकस जो ग्रोथ स्टोरी पे है, वो ग्रोथ स्टोरी का जो फोकस है वो आपको आगे भी देखने को मिलेगा। ट्रांजिट का टाइम, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की एबीसी भी नहीं आती है तो आप केवल ट्रांजिट के टाइम को अपने डेली कैलेंडर शीट पे लिख के रखें। उस दिन बाजार के अंदर उतार चढ़ाव होगा, प्लेनेट बदल रहे हैं। अब वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये आप प्राइस एक्शन से सर्च करें, लेकिन आपको ये नहीं होना चाहिए आपके जीवन में कि यार जो ट्रांजिट हो रहा है वो हम देख ही नहीं रहे हैं और उसके चलते हमें ये नहीं पता पड़ रहा है कि यार आज का मूवमेंट क्यों है। हर महीने की मैंने आपको बताया है कि मून टाइम साइकिल के 4 इंपॉर्टेंट मून टाइम साइकिल डे होते हैं और उसके कारण बाजार में उतार चढ़ाव होता है। जो लोग मेरे इन वीडियोस को रेगुलरली पिछले कुछ महीनों से सुन रहे हैं उनको कई बार मैं ये प्रूव करा चुका हूँ कि ये मून टाइम साइकिल आ गई है और बाजार के अंदर इस डायरेक्शन के अंदर चेंज आएगा। डिफेंस की जो पोजीशन है वो रखनी चाहिए। हमें बहुत ओवर लिवरेज अपने आप को नहीं रखना है क्योंकि ये वॉलेटाइल टाइम पीरियड है। वॉलेटिलिटी के कारण हमें उतार चढ़ाव भरा टाइम देखने को मिल रहा है। एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल्स क्या होती है? डेली लूनर साइकिल होती है। उसके अलावा मरकरी का अ, जो अगर आप रोज के साइकिल को 24 घंटे में बदलोगे तो भी आपको पूरा पूरा पे बेस्ड होके आपको टाइमिंग देखने को मिल जाएगी। इस टाइम पे बाजार के अंदर उतार आएगा या चढ़ाव आएगा। आपको किसी को ये पता है कि वीक की शुरुआत किस दिन होती है? हम ऐसा मानते हैं सोमवार से होती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। वीक की शुरुआत संडे के से होती है, रविवार से होती है, क्योंकि रविवार की जो दिन की जो पहली हो रहा है वो सूर्य की हो रहा होती है। और ये सारे प्लेनेट का सीक्वेंस कैसे डिसाइड हुआ? सोमवार के दिन की पहली हो रहा सोम यानी चंद्रमा की होती है। मंगलवार के दिन की पहली हो रहा मतलब सूर्योदय के बाद का पहला घंटा मंगल गमन करता है। बुधवार के दिन की पहली हो रहा बुध गमन करता है। गुरुवार की पहली हो रहा गुरु गमन करता है। शुक्रवार की पहली हो रहा शुक्र गमन करता है। शनिवार की पहली हो रहा शनि गमन करता है। तो हमारे यहाँ सोमवार से सप्ताह की शुरुआत होती थी। और मेरा आप लोगों से हिंदू नववर्ष के इस पावन अवसर पे एक बार फिर जो भी आदमी शेयर बाजार में काम करता है वो ये मान के चले बाजार संडे को खुलता है। संडे को पूरा रिसर्च करे अपना कि सोमवार से शनिवार तक उसको किस डायरेक्शन में, किस पोजीशन में, किन स्टॉक्स में और किन कंडीशंस में काम करना है बाजार के अंदर। जो मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का ट्रेडिंग और ट्रेडिंग स्किल का जो कोर्स कंडक्ट करता हूँ उसके अंदर मेरा एक फेवरेट टॉपिक है जिसको मैं रेस्ट स्ट्रेटजी कहता हूँ। रेस्ट यानी रूल्स। रूल बेस्ड ट्रेडिंग होनी चाहिए आपकी। आपको रूल्स पता होने चाहिए कि कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट क्लास मेरी इस चैनल पे ऑलरेडी है। 1 सवा घंटे का एक मेरा वीडियो है, डबल टॉप और डबल बॉटम को कैसे ट्रेड किया जाता है रूल बेस्ड। तो आप लोगों को अगर ये सीखना है कि किस तरह से
हम ट्रेडिंग क्लास के अंदर सिखाते हैं लोगों को, या टेक्निकल एनालिसिस किस तरह सिखाते हैं, तो उस क्लास को आप सब जरूर अटेंड करें। और वो क्लास है डबल टॉप एंड डबल बॉटम। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर किसी को ट्रेडिंग स्किल और एस्ट्रो टेक्निकल और ट्रेडिंग स्किल, टेक्निकल, एस्ट्रो टेक्निकल और ट्रेडिंग स्किल, ये तीन ऑल टुगेदर तीन डिफरेंट चीजें, इनको मिला के हमने एक कंप्रिहेंसिव कोर्स बनाया है, जो कि बेसिक और एडवांस के अंदर डिवाइडेड है। अगर किसी को भी उस कोर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या वो सीखने में इच्छुक है, तो वो मेरे मोबाइल नंबर पे और मेरे व्हाट्सएप नंबर 9829050188 में संपर्क कर सकता है। उसके अलावा मरकरी का हमें ये भी ध्यान रखना है कि किस दिन कोई प्लेनेट रिट्रोग्रेड हो रहा है या रिट्रोग्रेड से मार्गी हो रहा है, क्योंकि वो भी चीज बाजार को उथल पुथल करेगी। वीनस की साइकिल क्या कह रही है, जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन क्या हो रहा है, ये मेजर इकोनॉमिक रीसेट करेंगे एवरी 20 ईयर्स के ऊपर। तो इस तरीके से अगर हमको इन ट्रांजिट्स के पीरियड्स हमें पता रहते हैं, तो हम अपनी ट्रेडिंग और अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी प्रॉफिट बुकिंग को उसके हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। लूनर साइकिल 29.5 डेज की होती है, बाजार के फ्लक्चुएशंस को बताती है। जुपिटर एंड सैटर्न की साइकिल 20 ईयर्स की है, मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड साइकिल्स को बताती है। वीनस साइकिल 225 डेज की है, ये वैल्यू असेसमेंट एंड असेट का एप्रिसिएशन पीरियड होता है। मरकरी 88 डेज की साइकिल होती है, ये कम्युनिकेशन इशू एंड कॉन्ट्रैक्ट के टाइमिंग को बताती है। तो हमें ये कहना है कि इन ये साइकिल कोई ऐसा नहीं है कि होली ग्रेल है कि ये साइकिल चेंज हो रही है तो आपको प्रॉफिट होएगा ही होगा। लेकिन आप इस प्रॉफिट के साथ में बाजार के अंदर जो प्राइस एक्शन है उसको स्टडी करेंगे, या टेक्निकल एनालिसिस के अदर टूल्स को उसके साथ कोरिलेट करेंगे, तो आपको प्राइस के साथ साथ टाइम के बारे में एक प्रिडिक्शन देखने को मिलेगा। प्लैनेट्स, हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं वो हमारे शेयर बाजार को किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में, किस सेक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, वो मैंने एक ब्रीफली समझाने की कोशिश की है। मरकरी क्या करता है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट को बताता है। ये तो सेक्टर है, और ये मार्केट में क्या इन्फ्लुएंस करेगा, ये क्या करेगा, वॉल्यूम को बढ़ा देगा, वॉलिटिलिटी बढ़ा देगा मरकरी। वीनस क्या करता है, लग्जरी गुड, ब्यूटी, कॉस्मेटिक और एंटरटेनमेंट को बढ़ावा देता है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी को बढ़ावा देता है। डायमंड की से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनको बढ़ावा देता है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देता है। आर्ट एंड कलेक्टिबल्स के मार्केट को डायरेक्टली वीनस इन्फ्लुएंस करता है। मंगल क्या करता है, एनर्जी, डिफेंस, पावर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग। कौन सी मैन्युफैक्चरिंग, हैवी मैन्युफैक्चरिंग। कैपिटल गुड, इंजीनियरिंग कंपनियों को मंगल गवर्न कर रहा है। तो ये हमने वो देखता है, कमोडिटी प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन लाता है और कम्पिटिटिव मार्केट बिहेवियर कराता है। वॉर का कारक है, लड़ाई करा सकता है ये आपकी। जुपिटर क्या करता है, जुपिटर बैंकिंग, एजुकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्न करता है, करेंसी को गवर्न करता है, गोल्ड को गवर्न करता है, मार्केट का एक्सपेंशन करता है। जुपिटर क्या करता है, एक्सपेंशन है, जहां बैठता है उस जगह को, इतना भारी प्लेनेट होता है कि वहां पे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं करता, स्थिरता ला देता है। लेकिन जिस भी जगह को गुरु अपनी अमृतमय दृष्टि से देखता है, उस सेक्टर के अंदर बढ़ोतरी आ जाती है, एक्सपेंशन हो जाता है और ऑप्टिमिज्म लाता है। गुरु पॉजिटिविटी बाजार के अंदर लाता है। सैटर्न क्या करता है, रियल एस्टेट, माइनिंग, माइनिंग में कौन सी, कोल, क्रूड, आयरन को फोकस करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फोकस करता है। ये पब्लिक से रिलेटेड है। कभी कभी लेबर फोर्सेस को डिस्टर्ब करने का काम करता है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट करता है, गरीबी और निचले तबके को रिप्रेजेंट करता है, मेहनतकश इंसान को रिप्रेजेंट करता है, एजिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको अगर हम ये देखते हैं तो ये रेगुलेटरी चेंजेस लाता है। क्यों लाता है, क्योंकि कर्माधिपति और न्यायाधिपति दोनों होता है। तो सैटर्न का जो ट्रांजिट जो अभी रिसेंटली हुआ है, उसके चलते आप ये देखोगे कि कर्मों की सजा मिल रही है। कि आप ये देखो, न्यायाधीश के घर में
जो जले हुए करेंसी नोट आए, 5 दिन तक उसको उन्होंने दबाए रखा, लेकिन सैटर्न ने चूंकि अपना ट्रांजिट किया, तो सैटर्न के ट्रांजिट के इन्फ्लुएंस के चलते वो मामला इतना उछल के आया है कि पूरी न्यायपालिका के अंदर आप रिफॉर्म्स को होते हुए देखोगे। क्यों देखोगे? क्योंकि ये न्यायाधिपति है। आपके कर्मों को, आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल देगा, आप बुरे कर्म करोगे तो आपको बुरा फल देगा। सैटर्न की ब्यूटी क्या है? सैटर्न को हमारे 10वें और 11वें हाउस का मालिक बनाया गया है। 10th हाउस का और 11th हाउस का लॉर्ड है। कंसिक्यूट 2 हाउस का लॉर्ड किसी और प्लेनेट को नहीं बनाया गया। 10th हाउस क्या गवर्न करता है? अपने कर्म गवर्न करता है। और 11th हाउस क्या गवर्न करता है? उन कर्मों का फल गवर्न करता है। दोनों का मालिक एक। तो इसलिए मेरी आप सभी से हमेशा से रिक्वेस्ट है कि आप अपने कर्म, चूंकि आप अपने कर्म कैसे करोगे वो, उसकी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है। आपको पता है कि आपने सही किया है या गलत किया है। दुनिया अगर आपको कह रही है कि आपने गलत किया, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि शनि एक जानता है कि आपने सही किया, आपकी मंशा क्या थी। आप अगर सही विचारों के साथ अपने कर्म करोगे तो आपको हमेशा से आपके सही कर्मों का फल मिलेगा। बाकी तो आभासी दुनिया है, आभासी दुनिया के अंदर आप पे और आपके कर्मों का जज करने के लिए हर दूसरा आदमी आपके कर्मों को जज करने के लिए बैठा हुआ है। और वो दुनिया की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है? दुनिया की ब्यूटी ये है कि वो अपने कर्म को कभी नहीं देखेगा, दूसरे के कर्म को जज करने की कोशिश करेगा। तो सैटर्न के ये जो धर्माधि कर्माधिपति योग जो बनाता है ये, और अपने कर्म और न्याय का जो द्योतक है, उसके चलते हम जुडिशियल रिफॉर्म्स को देखेंगे। और हो सकता है कि इस ट्रांजिट के बाद भारत के इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर जो न्यायपालिका के चलते बहुत सारी रुकावटें आती थी, कभी कभी ग्रीन ट्राइब्यूनल किसी माइन को बंद कर देता, जैसे वेदांता की माइन को बंद कर दिया गया है। कॉपर प्रोड्यूसिंग दुनिया की सबसे बड़ा प्लांट है, वो बंद पड़ा हुआ है। तो ये सारी हिंड्रेंस हो सकता है शायद खत्म हो जाए। सन सन क्या करता है? गोल्ड, लीडरशिप, गवर्नमेंट, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इनका मालिक है। और मार्केट के अंदर क्लियरिटी लाता है। एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग होती है, उसके कारण हमेशा बेनिफिट होता है। मून मून एग्रीकल्चर यानी फूड, फूड से रिलेटेड, हॉस्पिटलिटी, होटल, और फूड एंड सिल्वर, सिल्वर को डिनोट करता है। और कंज्यूमर सेंटिमेंट एंड मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है उसको गवर्न करता है। तो इस तरीके से इन प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स को हम इसके इनके साथ कोरिलेट करते हैं, तो हमें ये ट्रांजिट देखने को मिलते हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज है कि 3 प्लेनेट, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, ये आउटर प्लेनेट्स हैं जो धरती से बहुत दूर है। लेकिन इन प्लेनेट्स का मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा फर्क है। इनफैक्ट महाभारत में भी लिखा हुआ है कि आसमान में इन आउटर प्लेनेट्स के की पोजीशंस क्या थी। तो इसलिए आप ये मानो 5,000 7,000 साल पहले जब महाभारत हुई थी, उस जमाने में भी हमारे विद्वान गुरुजनों को इन प्लैनेट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पता था। यूरेनस क्या करता है? 84 ईयर्स की ऑर्बिट है। ये क्या करता है? डिस्ट्रप्शन, इनोवेशन एंड अनएक्सपेक्टेड मार्केट शिफ्ट करता है। नेपच्यून 165 ईयर्स की ऑर्बिट है। ये मार्केट का बबल्स, कलेक्टिव डिल्यूजन एंड कमोडिटी मार्केट को फ्लक्चुएट कराता है। प्लूटो प्लूटो क्या करता है? ये डीप स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड पावर डायनेमिक्स को के मार्केट को बताता है। तो यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो के कारण बाजार के अंदर जब सर्वतोभद्र चक्र के अंदर इन प्लैनेट्स की पोजीशन पे वेद आता है, तो बाजार के अंदर तेजी हो। ये इन प्लैनेट्स की इंपॉर्टेंस है, इसलिए इन प्लैनेट्स को भी हम बहुत गौर से देखते हैं और इनके कारण क्या फ्लक्चुएशन हो रही है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। हमारी अर्थ के सबसे पास जो प्लेनेट है, एस्ट्रोलॉजी में इसको प्लेनेट कहा गया है, और वैसे अर्थ का अपना सैटेलाइट है जिसको मून कहते हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, और मन एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है शेयर बाजार में। शेयर बाजार के अंदर एक बड़ी पुरानी कहावत है
market never moves on fundamentals of any company. It's always moves on the perception of that fundamental by common people. फंडामेंटल हम कई बार देखते हैं कि यार इस कंपनी का फंडामेंटल तो बिल्कुल ठीक है, अभी तक इसमें फंडामेंटली तो कोई चीज बदली नहीं, लेकिन ये तो यार 70% टूट गई। तो जनता उस फंडामेंटल को कैसे परसीव कर रही है, उसको उसके आधार के ऊपर ये शेयर बाजार के अंदर चलता है। तो इसका मतलब है मूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट विच इज इन्फ्लुएंसिंग शेयर मार्केट। और मून की हम जब स्टडी करते हैं उसको हम मून टाइम साइकिल की स्टडी के मान कहते हैं। मून टाइम साइकिल के अंदर बाजार के अंदर दो बार न्यू मून और फुल मून, और उसके अलावा फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर के ऊपर, इन चार टाइम के ऊपर बाजार के अंदर मून टाइम साइकिल का के के कारण चेंजेस आते हैं। ये जो मून टाइम साइकिल के अंदर क्या चेंज आते हैं और इन मून टाइम साइकिल को हम स्टडी करके हमारी ट्रेडिंग के अंदर कैसे बेनिफिट करते हैं, इसके लिए आप हमारा जो ट्रेडिंग स्किल कोर्स है, एस्ट्रो टेक्निकल एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हमारे इसमें डिटेल में हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि मून टाइम साइकिल को रियल लाइफ के अंदर कैसे ट्रेड किया जाता है। मून का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि क्या करता है, ये वाटर को ज्वार भाटा लाता है, समुद्र के पानी को ऊपर उठाता है। तो हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है, तो हमारी बॉडी का पानी भी ये उठाता है, और मस्तिष्क को जो वाटर कंटेंट है उसके चलते इमोशंस को बढ़ावा देता है। तो मून का शेयर बाजार के ऊपर जो इफेक्ट है, मून टाइम साइकिल जो लूनर फेजेस एंड ऑर्बिट्स जो है, ये 29.5 डेज के अंदर होती है, और अलग अलग फेज के कारण हमारे जो अर्थ के ऊपर जो इन चार फेजेस का जो असर आता है, फुल मून, न्यू मून, फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर का, उसके कारण शेयर बाजार के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं। न्यू मून का इम्पैक्ट बुल मार्केट में क्या होता है, एक नया स्टार्ट करता है बुल मार्केट के अंदर अप ट्रेंड। ये न्यू मून का मतलब ये नहीं कि हर बार बाजार में तेजी हो जाएगी, या फुल मून का मतलब नहीं कि हर बार बाजार के अंदर मंदी हो जाएगी। इसके लिए आपको मून टाइम साइकिल को प्रॉपर तरीके से पूरी अच्छे से पढ़ के समझना पड़ेगा कि ये रिवर्सल पॉइंट को हम कैसे मान सकते हैं। अभी के लिए आप ये केवल इतना मान सकते हैं कि यार ये 4 दिन इंपॉर्टेंट डेज है और इन दिनों में रिवर्सल आ सकता है। मून साइकिल ट्रेडिंग का की टेकअवे क्या है, मून साइकिल की अवेयरनेस होनी चाहिए, रिवर्सल पॉइंट को कैसे पहचानना है ये हमें सीखना चाहिए, और लूनर साइकिल को हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का पार्ट बना के रखना चाहिए, ताकि हम टाइम कंपोनेंट को स्टडी कर सकें। इसी के साथ मैं अपने इस टॉक की लास्ट स्लाइड्स में पहुंच गया हूँ। एस्ट्रोलॉजी बिग बैट है, और ये हर आने वाले दिन के साथ में फाइनेंस के फ्यूचर को बदलेगी। वर्ल्ड वेयर द फाइनेंशियल मार्केट सीम इंक्रीजिंगली अनप्रिडिक्टेबल, investors are turning to the unconventional methods to gain the edge. Astrology is one such method जो हमें एज प्रोवाइड करेगी बाजार के अंदर, और इसी एज को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं मून टाइम साइकिल से, जुपिटर साइकिल से, मरकरी साइकिल से, वीनस साइकिल से, एक्लिप्स का इफेक्ट क्या आ रहा है उसके कारण। इसके अलावा हम गेन गेन की जो टाइम साइकिल है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो इस तरह से जो बाजार के जो इम्पोर्टेंट साइक्लिक मूवमेंट्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं, और उसके आधार के ऊपर हम हमारे बाजार को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर हिंदू नववर्ष पे हमने हमारे इस सनातन धर्म में जो ज्योतिष है उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस का दर्जा दिया गया है, और इसको वेदांग माना गया है। चार मुख्य वेद है हमारे, उन चारों वेदों के अलावा जो वेदांग है, ज्योतिष को वेदांग का दर्जा दिया गया है। और उसमें पराशर ऋषि ने सबसे बड़ा काम किया, वहत पराशर हुरा शास्त्र,
जो कि आप एस्ट्रोलॉजी की बाइबल मान सकते हो, उसको उन्होंने रचा, और उसके बहुत सारे पार्ट मिसिंग हो गए हैं। उसके चलते हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर कई प्लस माइनस हो गए हैं, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनके पास में नॉलेज कम हो गई है, या उनकी नॉलेज के अंदर, क्योंकि ये डिवाइन सीक्रेट नॉलेज थी, तो लोगों ने एक से दूसरे को ट्रांसमिट नहीं की, पिता से पुत्र परंपरा के अंदर ये नॉलेज आगे गई। हमारे देश में होने वाले आक्रमणकारियों ने इस नॉलेज के जो बुक्स थी उनको डिस्ट्रॉय किया। हमने साथ में वो मिडिल ईस्ट और यूरोप और रोम तक ले गए उसको। तो इन सब नॉलेज के कमी होने के कारण बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार एस्ट्रोलॉजी हर बार करेक्ट थोड़ा होती है। मैं भी नहीं कह रहा हूँ। मेरा भी मानना है कि एस्ट्रोलॉजी केवल एक गाइडिंग फोर्स है, आपको केवल डायरेक्शन ऑफ ट्रेड या ट्रेड का रिवर्सल का पॉइंट आपको गाइड कर सकती है। बाजार में भाव भगवान छे और समय बलवान छे, तो समय और भाव जब दोनों एक साथ मिलेंगे तभी प्राइस का मूवमेंट आएगा। और उस मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने की जो कला है वो एस्ट्रोटेक्निकल है। एस्ट्रोटेक्निकल जो कोर्स है, उसको उसको सीखने के बाद में जब हम हमारा ट्रेडिंग स्किल को डेवलप करेंगे, तब जाके हम प्रॉफिट के अंदर आ सकते हैं। प्रॉफिट बाजार अनलिमिटेड, इतना प्रॉफिट बाजार दे सकता है जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो। बस बशर्ते आपको अपने आप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप अपनी स्किल डेवलपमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जिस तरह से हमने मैंने एमडी मेडिसिन तक 10 साल मेडिकल की पढ़ाई की, उसके बाद में क्रिटिकल केयर, नेफ्रोलॉजी, रीजनरेटिव मेडिसिन, इनके लिए कई सालों तक और अपने अपनी नॉलेज को रिफाइन किया। उसी तरह मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कभी ये मत सोचना कि आप लाखों करोड़ों रुपए का काम, लाखों करोड़ों रुपए की कमाई बिना पढ़ाई के कर पाओगे। इसलिए अपनी स्किल को डेवलप करें, अपने आप में इन्वेस्ट करें, और कोई भी 10 दिन का, 5 दिन का, 4 दिन का कोर्स करके या 2 वीडियो देख के आप अपने आप को ट्रेडर या स्किल ऑपरेटर मानने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ये बाजार हर गलती की सजा आपको देता है और आगे भी देता रहेगा। तो इसलिए मेरी नवरात्र के पहली नवरात्र को माँ भवानी से प्रार्थना है कि आप सभी को धन धान्य से भरपूर रखें, और माँ भवानी आपकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी को 4 चांद लगाए। माँ लक्ष्मी आप पे कृपा बरसाती रहे। माँ सरस्वती आपकी बुद्धि को हमेशा संतुलित रखे, ताकि आप इन इन सुखों को भोग सके। पैसा कमाना और पैसे को सही यूज करना और उसका सही उपयोग करना, ये भी एक उतना ही इम्पोर्टेंट काम है। और इसका समाज में उस पैसे का यूज होना, ये उस पैसे की सदगति है। इसी कामना के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से आपसे विदा लेता हूँ। इस टॉक के अंदर जिन भी शेयर्स या जिन भी इंडेक्स के ऊपर डिस्कशन हुआ, वो केवल केवल मात्र एकेडमिक पर्पज से, केवल एजुकेशन के लिए डिस्कस किया है। किसी भी किस्म की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, और इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए गए समस्त स्टॉक केवल एंड केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। और इनमें किसी में भी निवेश करने से पहले आप अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। मैं या मेरा चैनल किसी भी किस्म की लाभ और हानि की जिम्मेदारी नहीं लेता है। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे भविष्य और अच्छे वैभव पूर्ण जीवन के लिए मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी का आने वाला महीना और आगे जीवन सुखमय मंगलमय हो, यही कामना है।
जय माँ भवानी। जय माँ भगवती। शुभ रात्रि।